ओके, प्रणाम। सो उत्तराखंड में पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ये स्थितियां जो आज जोशीमठ में बनी है, ये बनती ही चली जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे उत्तराखंड और पूरा जो गंगा हिमालय का जो बेसिन है, जो कैचमेंट है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये संवेदनशील से अति संवेदनशील स्थिति में आता है। लैंडस्लाइड्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सोशो इकोनॉमिक्स की बात करें, हम लोग बात करें लैंड सब्सिडेंस की, हम लोग बात करें क्रीप्स जो बढ़ रही हैं, आपदाओं की बात करें, डिजास्टर्स की बात करें, तो ये सारी जो परेशानियां हैं, ये विपदाएं उत्तराखंड से अछूती नहीं हैं। और ये पिछले कई सालों से लगातार अलग अलग चेहरों, अलग अलग मास्क पहन के हमारे बीच में उतरती जा रही है। कोविड-19 हुआ और उस दौरान भी पिछले साल 21 में जो चमोली में आपदा आई, उस जैसी भयानक आपदा जिसमें कई लोग आज भी उन टनलों में दफन हैं, जिनकी बॉडियां अभी भी निकल रही हैं। हमारे साथ सुशीला भंडारी जी हैं और डॉक्टर मीता खिलानी जी हैं, जो कि एक अर्थ साइंटिस्ट हैं। हेमंत भाई हैं, जो कि अ, जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कई हाई पावर्ड कमिटीज में, जो 2013 आपदा के बाद 2014 में एक कमिटी बनाई गई थी, उसमें भी आप रहे। ऑल वेदर रोड की जो कमिटी बनी थी, उसमें भी आप रहे। हमारे साथ और तमाम जो लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नवीन जुयाल सर हमारे बीच में हैं। तो मैं समय ज़्यादा नष्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सुपुर्द करूंगा। हेमंत भाई, आप शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे मैं एक नाम लेता रहूंगा और आप लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेमंत भाई। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। अ, आज जो जोशीमठ में जो ये सारी त्रासदी देखने को मिल रही है और आज फिर से मजबूर हो रही हैं सरकारें और एक आम समाज का वर्ग ये सोचने पर कि भई विकास के नाम पर हमने विनाश की परिपाटी गढ़ी है। तो अब क्या आगे का रास्ता हो, ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए कि इस समय नीति निर्धारकों को विवश किया जाए, उस तरफ धकेला जाए कि एक सस्टेनेबल अप्रोच जिसकी हमेशा से बात होती रही है, उस तरफ आएँ। वरना तो ये हिमालय को और ये पूरा जो ये संवेदनशील पर्यावरण है उसको विनाश की तरफ जाते देर नहीं लगेगी, बल्कि अब ये शुरू हो ही गया है। चाहे 2013 से हमने पिछला पूरा दशक इसमें ही निकला आपदाओं का। अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ उत्तरकाशी पहाड़ों पर आग लगी है। पिछले 1.5 महीने से पूरी सर्दियाँ गुजरने को हैं, बारिश नहीं हुई, बर्फबारी तो बहुत दूर की बात। तो ये सारी स्थितियों के बीच में अब बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन कब हमारे नीति निर्धारक चेतेंगे जब हिमालय को। इसीलिए मैंने कुछ हमारे इधर सुक्खी की तरफ से मोहन सिंह जी यहाँ पर हैं, आए हैं। एकदम जोशीमठ की तरह ही इलाका है और मैं सोच रहा हूँ आयुष जी आप अगर वो फोटोग्राफ्स प्रेजेंट कर दें। मैं चाहूँगा डॉक्टर नवीन जुयाल सर शुरू करें ये बताना कि जोशीमठ में किस तरीके से ये सब हुआ। पिछले लगभग 40 सालों से आपका काम उस पूरी घाटी पर है, तो ये एक बार हम लोग पूरा नक्शा देख लें और सारी गतिविधियां जो सब हुई हम लोगों ने उसका पूरा का पूरा मुआयना किया है, पूरा दौरा किया है, साथ में एक एक चीजें देख अध्ययन रहा है, ताकि हम सब लोग फिर जहां भी जाएं तो बता सकें उस क्लैरिटी के साथ कि कैसे जो है मानव गतिविधि, ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको हम कह रहे हैं, चाहे वो टनलिंग हो रही हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो, को काटा जा रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, पहाड़ी ढालों के साथ अंधाधुंध जो है छेड़खानी हो रही है, उसका परिणाम कैसे ये देखने को मिलता है। ये चीज स्क्रीन थोड़ा सा और जूम इन कर दी जाएगी। आप सर हैं लाइन पर? नवीन सर, नवीन सर मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हैं? और थोड़ा थोड़ा, हाँ, बिल्कुल इसको जरा जरा जूम इन कर दीजिएगा।
ये समझना जरूरी है। और हम लोगों ने, अब जब तक शायद नवीन जी अभी कहीं व्यस्त हैं, हम लोगों ने 2013 के बाद सबसे बात ये आई है भाई ये जो छेड़छाड़ है पहाड़ों के साथ ये क्या प्रभाव डाल रही है। तो 2014 में ये बड़े साफ तौर से कह दिया गया था कि इन इलाकों को बिल्कुल भी इस तरीके की जो ये भारी गतिविधियां हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं, हाइड्रो पावर की टनलिंग हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, बैराज हुआ, ये हेवी एक्सकेवेशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज से इन सारे इलाकों को, जिसमें दिख रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके नॉर्थ ईस्ट की ऊपरी क्षेत्रों को बिल्कुल फ्री रखा जाना चाहिए। यही बात हमने इस समय चार धाम की जो कमेटी है उसमें भी बात बताई है। बहुत हद तक जो है, मैं बहुत हद तक तो क्या कहूँ, 100% सैद्धांतिक रूप से इससे कोई दो राय नहीं रहा है। इसीलिए जब 2014 में ये रिकमेंडेशन साफ दी गई थी कि इसको बिल्कुल छेड़छाड़ से फ्री रखना है, उस रिकमेंडेशन को एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी एक्नॉलेज किया। बट जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो इम्प्लीमेंटेशन लगा रहता है। जैसे ही ये रिकमेंडेशंस आई, उसके बाद 2014 में उत्तराखंड सरकार ने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया है। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाकर तुरंत यही बातें कही गई और उसमें दो बड़ी बुनियादी बातें कही गई कि कहीं भी जगह विदाउट कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट नहीं होगा। टूरिज्म डेवलपमेंट या टूरिज्म कहें या पिलग्रिमेज तीर्थाटन, दोनों का जो आधार होगा, जो बेसिस होगा, वो धारण क्षमता का अध्ययन होगा, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी होगी। एक बात कही। दूसरी बात कही कि रोडों का कंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रीन मेथड से होगा। ग्रीन मेथड मींस मास, उसको कहते हैं मास बैलेंसिंग कट एंड फिल, कि पहाड़ की ढाल का जो स्लोप है उसके ओवरऑल मास को देखते हुए कटिंग और फिलिंग के तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। डंपिंग का तो सवाल ही, डंपिंग जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर है। तो ये ग्रीन रोड कंस्ट्रक्शन का और ये कैरिंग कैपेसिटी की बात है, ये बुनियादी तौर से एक्सेप्ट की गई और विजन डॉक्यूमेंट में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी डाली। लेकिन धरातल पर क्या हुआ, इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा 2016 में बिना किसी EIA के कट एंड डंप बेसिस पे जो अनसूटेबल मॉडल है उसके ऊपर चार धाम प्रोजेक्ट को हमारे राज्य के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि एक साल में ही जो है आपके सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड ट्रिगर होने लगे। और आज स्थिति ये हो गई है कि कई जगह जो है ये पूरा का कई सेंसिंग जोन, जोशीमठ तो एक बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कितने ही ऐसे छोटे छोटे इलाके जो हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ 5 घर 10 घर ये सब रहे, जो इन सारी कटिंग के और ये स्लोप टेम्परिंग के चलते अनस्टेबल हुए हैं। तो हमारी ओवरऑल अप्रोच जो है वो नहीं बदली। विकास के नाम पर ओवरऑल अप्रोच वही रही और परिणाम ये रहा। तो जोशीमठ जो है आज उसी का परिणाम। जोशीमठ में जब 2021 में आपदा आई तो जोशीमठ के साथ मिलकर मिनिस्ट्री में एक मीटिंग करके एक पूरा आवेदन जो है जोशीमठ की तरफ से और रैनी गांव की तरफ से भेजा गया कि भाई आप ये सारे प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को आप रिव्यू करिए और इनको रिवोक करिए, क्योंकि प्रिवेलिंग जो सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज की जो वर्तमान स्थिति है उनको देखते हुए अब उस समय दिए गए 15 साल 20 साल पुराने दिए गए क्लियरेंसेस अब वैलिड नहीं रह जाते हैं। तो जब ये बात कही गई तो मिनिस्ट्री ने कहने को उसके ऊपर एक कमेटी बना दिया, उसका रिपोर्ट करवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं रहा, काम वैसा का वैसा बदस जारी रहा। वो लोग कोर्ट में मूव किए और ये स्थिति ये रहा कि दुर्भाग्य से न्यायालय ने भी पिछले साल उल्टा जोशीमठ में और रैनी के लोगों के ऊपर जुर्माना लगाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आप विकास के प्रोजेक्टों पर इस तरीके से बात जो है नहीं कह सकते। और आज क्या रहा, कल जो है बाध्य होकर जिला प्रशासन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करना पड़ा और उसको इन्वोक करके इन हाइड्रो प्रोजेक्ट और ये चार धाम प्रोजेक्ट जिनको कभी भी जिला प्रशासन बंद नहीं कर सकता था, जो केंद्र के आदेश से ही जिनके ऊपर स्टे हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट के, उनको जिला प्रशासन ने डीएम ने एडीएम ने अपने आदेश से बंद कर दिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करके। तो ये स्थिति बन गई है। तो आखिर जिम्मेवार कौन है, जवाबदेह कौन है, ये बातें कब से कही जा रही थी और कैसे कैसे घटना नीचे इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, इतना पानी जो है नीचे स्रोतों से फूट के जो है जोशीमठ की तलहटी से निकल रहा है
कि वो बिल्कुल भयावह कर देने वाली है ये स्थिति है। किसी भी कहीं भी जिसको कहते हैं कि वो सही बात जो अब साहब कोई कह रहा है कि टाइम बॉम्ब इस तरीके से ट्रिगर हो गया है और कभी भी जो है वो पूरा का पूरा स्लोप कोलैप्स कर सकता है। नवीन सर अगर आ गए हैं ऑनलाइन तो आप जरा ये समझाना शुरू करेंगे सर। हेलो आयुष जी, जरा देखिए सर को फोन करके, क्योंकि उनका वो ऑनलाइन तो दिख रहे हैं पर तो ये सारी बातें जो हैं, और ये आज से ही नहीं, सन 1982 में एक समय हमारे बात ये होती है कि क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या वो इन बातों को समझ नहीं रहे हैं। ये इतनी साधारण सी बातें हैं और क्या इन चीज़ों को वो उनको दिखाई नहीं पड़ती, क्या वो उनको समझ नहीं पड़ती। ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं पड़ता या दिखाई नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल 82 से जब सबसे पहले इस इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट, तो उस समय चिपको आंदोलन के लोगों ने पीएमओ को ये बात संज्ञान में भेजी और तत्कालीन उस समय में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, एक चिट्ठी भर लिखने से उन्होंने वो सब कुछ स्टे कर दिया कि हिमालय में ये सब नहीं करना है, तो तब वो स्टे हो गया था। लेकिन अब उसके बाद वो लेटर 90s में जो है दोबारा से खुला कि ग्लोबलाइजेशन और इसी को विकास कहा जाने लगा। तो यही बात आती है कि विकास ही अधिक है कि विनाश ही अधिक है। हमारे इस पूरे हिमालय की इकोसिस्टम सर्विसेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो हमारा कल्चरल और स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंस रहा है हिमालय का, वो उसका मूल्य कितना है, और उसके तुलना में जो ये हम शॉर्ट टर्म छोटे से गेन के लिए, और गेन भी क्या है, आप अगर इसी इलाके के प्रोजेक्ट को देखें तो इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2006 से शुरू हुआ था। इसकी कॉस्ट उस समय थी कि अबाउट 4000 करोड़ रुपीस में ये कंप्लीट हो जाएगा, तपोवन विष्णु घाट जिसकी टनल को और जिसके काम को प्रशासन ने रोका है। तो ये बात थी कि भाई 2010-11 में ये कंप्लीट हो जाएगा, 4000 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट एस्केलेट होती रही, कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस उसके सामने आते रहे, और आज 2006 से और आज 2023 हो गया। 2021 में 2021 में जब डिजास्टर आया तो कह रहे थे कि 70% वर्क इसका कंप्लीट हो गया था। 15 साल बाद भी, और आज 17 साल हो गए हैं, इसकी कॉस्ट 13,000 करोड़ को इंक्रीज कर गई है, 13,000 करोड़ को इसकी कॉस्ट पार कर चुकी है। और उसके बावजूद आज की डेट में भी अगर वो कमीशन होता तो बिजली, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो बिजली की कीमत बनती है 23 रुपीज पर यूनिट। इतनी महंगी बिजली। और अब आज की ये स्थिति देखते हुए अभी हम लोगों ने उसका नजदीकी से निरीक्षण नहीं किया है, पर जैसा प्राइमा फेसी मुझे भी लग रहा है कि अब भविष्य उसका भी नहीं बचा, क्योंकि जिस स्थिति में जोशीमठ आ गया है उसकी टनल और कितना सस्टेन कर पाएंगी भविष्य, उसका भी पूरा अंधकार में है। तो विकास के धन के उस रूप से भी देखें तो पूरा का पूरा जो है ये सारा का सारा, चाहे इकोलॉजिकल डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर, हर तरीके से डिजास्टर साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जोशीमठ जो ज्योतिर्मठ है, जो एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की हमारी नॉर्थ में, जिसको जोड़ा, तो उस इस 7वीं 8वीं सदी के बसे हुए ज्योतिर्मठ को हमने भारत के इतिहास से मिटा देने का काम किया है। ये सांस्कृतिक डिजास्टर भी है, और इसीलिए इसमें पूरे देश को चुनने की जरूरत है कि आपने किसकी कीमत पर, किन प्रोजेक्ट्स की कीमत पर ये सांस्कृतिक डिजास्टर भी खड़ा कर दिया। ये देश भी पूछे। नवीन सर अभी लाइन में हैं, और मैं नवीन सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आए, उसके बाद त्रिलोचन भाई साहब आप भी सर के बोलने के बाद आप अपनी भी बात रखें, क्योंकि आपने धरातल पे काफी निरीक्षण भी किया है रिसेंट टाइम में, तो आप अपनी बात भी रखिएगा। नवीन सर ओवर टू यू। हाँ, ये हमने मई के महीने में जब हम लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर के इलाके में नीति घाटी में, उस दरमियान अतुल भाई ने हमें कहा कि भाई ये समस्या विकराल होती जा रही है, उसको हमको उसका एक साइंटिफिक राइटअप चाहिए। मैं इसको पूरा साइंटिफिक नहीं कहूंगा, तो हमने 2-3 दिन वहां पर घूमे, हमने देखा, क्योंकि जोशीमठ पहले भी देखते चले आ रहे, पिछले 3 साल से मैं जोशीमठ को देख रहा हूँ। तो उस संदर्भ में हमने इसको थोड़ा सा एक डिजिटल फॉर्मेट दिया, जिससे कि जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स हैं उसको थोड़ा सा वो सीरियसली ले।
तो हमने कुछ नहीं किया। हमने जो हमारे पास में मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ओके। आयुष जी, थोड़ा वो जो फिगर है इनको थोड़ा सा आप जूम इन थोड़ा और बड़ा कर दें, अगर स्क्रीन थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा क्लियर दिया। तो जो हमारे मित्र लोग जुड़े उनको कहना चाहता हूँ, ये सिंपली स्लोप का नक्शा है जोशीमठ का, जो तपोवन से लेकर हमने जहाँ पे उनका टनल हेलन के पास बनेगा वहां तक हमने प्लॉट किया हुआ। इसमें दो तरह का कलर आपको दिख रहे होंगे, एक कलर आपको लाल दिख रहा है, दूसरा येलो दिख रहा है। येलो वाला कलर वो क्षेत्र है जहाँ स्लोप आपसे 10 से 20 डिग्री के ढाल लिए हुए हैं। इसको हम पैराग्लेशियर जोन जोन सकते हैं, जहाँ पे अतीत में कभी ग्लेशियर था, आज ग्लेशियर नहीं है। और यही इलाका है जहाँ से पानी भी रिचार्ज होता है, स्नो से भी रिचार्ज होता है, स्नोमेल्ट से, विंटर का स्नो पड़ता है उसके कारण, और मानसून के पानी से भी। और जो लाल वाला इलाका ये तीखे ढाल है, 40-50 डिग्री के ढाल है, और जोशीमठ शहर जो है वो तीखे ढाल पे बसा हुआ है। इसका मतलब ये जो पानी ऊंचाई जो येलो क्षेत्र में जो पानी पड़ता है वो पानी अल्टीमेटली लाल वाला जो क्षेत्र है उसकी तरफ बेहतर अपने छोटे छोटे पीले कलर के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो दिख रहे हैं आपको इसमें से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस क्षेत्र विशेष में अगर आप कोई छेड़खानी बिना समझे करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम होना स्वाभाविक है। तो अब इसके साथ में जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने खड़ा होता है, ये जो हमसे लोग पूछते भी हैं कि आप बार बार ये बात करते हैं कि भाई इस जगह की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। नाउ कैरिंग कैपेसिटी उसकी सस्टेनेबिलिटी डिसाइड करती है। नाउ अगर आप उसको डिजिटल नंबर में डालने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई डिजिटल नंबर नहीं है। हम बड़ा वेग सा जवाब देते हैं साहब कि भैया इतने लोग बच गए, इसके कारण इसकी सस्टेनेबिलिटी कम हो गई है। अब हमें जो समस्या खड़ी हो रही है, कल मैंने एनडीटीवी में भी बोला इस बात को कि हमको अब उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि भैया इस तरह के स्लोप्स, इस तरह की भू का आकृति में, इस तरह के उच्च हिमालय में हम कैसे डिसाइड करें कि जमीन की धारण क्षमता क्या है। तो धारण क्षमता समझने के लिए हमको तो पहले उसके मिट्टी की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको पता करना पड़ेगा, रॉक स्ट्रेंथ उसको पता करना पड़ेगा, और वो कितना लोड ले सकता है पर स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में उसको पता करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें आज की हालत में 1860 की भी तस्वीर है और आज की भी तस्वीर है। हमने जो लाल वाला क्षेत्र है जोशीमठ और उसके नीचे का जो क्षेत्र उसको ऑक्युपाई किया, तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि वहीं हमको मिट्टी मिलती थी, वहीं हमको पानी मिलता था। लेकिन हमने लोकल लोगों ने ऑक्युपाई किया था, उनका भी सस्टेनेबिलिटी थी। लेकिन जो होटलर का जो एक जमावड़ा चला वहां पे, और जिस ढंग से उन्होंने होटल बनाए, बड़े बड़े होटल बनाए, मल्टी स्टोरी होटल बनाए, उसका जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल का प्राविधान हो या उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी का जो उन्होंने अवहेलना की है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जिसने उसको परमिट किया, कैसे आपने परमिट कर दिया इन सब चीजों को। तो ये अपने आप में कारण है जो आज हम देख रहे हैं जोशीमठ में। और दूसरा जो स्लाइड आप दिखा रहे हैं, तो इसको नीचे उतारेंगे स्लाइड को। ये वहाँ का वो इलाका है जहाँ से मुख्य भ्रंश गुजरता है। एक है मुख्य भ्रंश जिसको हमने एमसीटी के नाम से जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यही इसके नॉर्थ में हायर हिमालय, इसके साउथ में लेसर हिमालय है। ये भ्रंश अपने आप में अर्थक्वेक के नाम से काफी एक्टिव माना जाता है। और कल ही एक भूकंप आया है हल्का सा, एपिसेंटर मुझे पता नहीं कहाँ पे था उसका। तो देखिए यहाँ पे भ्रंश है जहाँ पे जोशीमठ बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में बताता है कि जियोलॉजिकल इलाका अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रजाइल है। इस बात को हम रेमन भाई बार बार कहते चले आए हैं। और उसके बाद ये जो शहर है ये 1939 में पहले से कह दिया गया था, हमने तो बाद में कहा, लेकिन हेमंत गैंसन ने इसको पहले से कहा था कि कुंवारी पास के ऊपर एक लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ था और उसका मलबा नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। और ये जो पूरा शहर वो लैंडस्लाइड डिपॉजिट पे बैठा है। बाकी सब जियोलॉजिस्ट जानते हैं कि वो लैंडस्लाइड डिपॉजिट है। जब आपको ये पता था कि ये वो लैंडस्लाइड डिपॉजिट का इलाका है जहाँ पे बसास बसी, तो उसमें आपने ये कैसा दुस्साहस कर दिया कि आप उसके थ्रू आप एक टनल बना लेंगे। अभी दूसरी बात है कि टनल की जो डेप्थ है वो तो हार्ड रॉक से निकाल दी है, हमारे पास वो डेटा भी है कि भाई टनल की जो डेप्थ वो 1 किलोमीटर नीचे है ओली से हार्ड रॉक के अंदर में। लेकिन जब टनल आपने बनाई, वो टनल के दो तरह से आपकी टनल चली है। एक तपोवन से चली है, दूसरे सेलम से चली है। सेलम इसके टेरलेस का इलाका है, तपोवन का हेडलेस का इलाका है। जब वो तपोवन से टनल चली उसमें एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया आप लोगों ने, आज भी कर रहे हैं आप। और जो सेलम से चली उसमें आपने टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया, जो कि 3 किलोमीटर जाने के बाद में 24 दिसंबर 2009 में फंसी हुई है, आज भी पूरी फंसी हुई है, इससे उसकी वाटर बॉडी पंक्चर हुई है। तो ऐसे इलाके में जो ओल्ड लैंडस्लाइड का एप्रन बैठा ऊपर और नीचे हार्ड रॉक आप पंचर कर रहे हो, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट तो होने वाला है, ये सबको पता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है जब इसका जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, पर फिर भी ये भारत सरकार के
जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के द्वारा नहीं किया गया, ये प्राइवेट एजेंसी के द्वारा क्या करवाया गया, जैसे एस्कॉम ने चारधाम के रोड के लिए किया था। तो जो उसके तथ्य हैं, जियोलॉजिकल जो फैक्ट है, वो फैक्ट को उस दिन से रखा नहीं गया। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कल हमसे ये पूछा गया कि जो पानी निकल रहा है ये उस टनल का पानी है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एनटीपीसी आपको इस बात को इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसकी टनल जो है वो 4 किलोमीटर में की चली है तपोवन से। मलबा घुसा है उसके अंदर, पानी भी घुसा है, और जोशीमठ तक वो टनल तो पहुंची नहीं है। तो सब बोले मेरे टनल तो जोशीमठ तक पहुंची नहीं, आप कैसे हमको इम्प्लीकेट कर रहे हो कि पानी हमारा है। अब इसके लिए जदोजहद चल रही है। हमारे भी कुछ वैज्ञानिक इसमें अनिल शुक्ला जी भी सम्मिलित है, जो भागना चाहते हैं अभी जाकर के पानी का फिंगर प्रिंटिंग करने के लिए, पानी कहाँ से आ रहा है इस पानी के लिए। ठीक है, ये पानी 5-4 दिन में खत्म हो जाएगा, मैं आपको दावे से कैसे, अगर बारिश नहीं होती है तो अगर सीधा हमको उसको इम्प्लीकेट करना है इस काम में कि भाई पानी उसकी वजह से आ रहा है, तो हमको वास्तव में एक बड़े मजबूती से आना पड़ेगा। इसी का फायदा उठाते हुए पीयूष रौतेला जी ने, जो जब वो गए थे कमेटी को लेकर के, उन्होंने साफ इनकार कर दिया अपनी रिपोर्ट को, अपने पेपर को, कि भैया टनल से कुछ नहीं हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसका आज जो स्थिति जोशीमठ के, आपने हेमंत भाई कहा इसको बचाना, 7th सेंचुरी कतूरी यहाँ आए थे, कतूरी का कैपिटल था, शंकराचार्य जी यहाँ पाए, सब कुछ सही बात है। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आज उन्होंने तपोवन विष्णु प्रयाग का काम रोका है, टेम्पररी नीचे का बाईपास रोका है, पर ये रुकेगा नहीं। मैं आपको कह सकता हूँ कभी नहीं रुकेगा ये काम, ये टेम्पररी है, आई वॉश है ये वाला। और ब्लेम जो आने वाला है अल्टीमेटली देख लीजिएगा, ये जो मकान आप दिखा रहे हैं ना मुझे इस पिक्चर के अंदर में, ब्लेम इन पे आने वाला है कि आपने इरेगुलेटेड गलत कंस्ट्रक्शन की। ये दूसरी बात है कि आपको परमिशन दिया गया है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इसको जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका रोल रहा होगा, लेकिन आपका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बात बड़ा कटु लगेगा आपको, पर ये बात सच्चाई है। हम इससे कैसे इससे निजात पाने का एक ही तरीका होता है, जैसे कल मैंने यही कहा था कि हम डीकमीशनिंग क्यों नहीं करते इस प्रोजेक्ट को, तो करना ही पड़ेगा हमको, है हमारे अंदर हिम्मत इसको करवाने की। जैसे लोहारी नागपाला को डीकमीशन किया गया, उसके बाद वो अभी तक वो छेद जो बंद नहीं हुआ ढंग से, इस सारे के सारे को प्लग इन करने की जरूरत है। क्या कर पाएंगे? जब तक ये हम नहीं कर पाए, और जब तक हम लोग सिलेक्टिवली इस इलाके से लोड को कम ना करेंगे, ये त्रासदी को रोकना संभव नहीं है। दिस आई कैन टेल यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। मैं फॉलोइंग मौली दीदी आपके पास में अभी आता हूँ। मैं पहले त्रिलोचन भट्ट जी, भाई साहब आप ऑनलाइन हैं? मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में आप अपनी भी बात रखें, क्योंकि अभी आप रिसेंटली वहां होके आए हैं और क्या स्थितियां वहां हैं, आप थोड़ा सा उस बारे में और कुछ पिक्चर्स अगर आपके पास आप शेयर करना चाहें तो आप वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद जी सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि अब तक हमने जो आपदाएं देखी थी वो अचानक आ जाती है, पता नहीं होता है कि आपदा कहाँ पे आ रही है। लेकिन जोशीमठ एक ऐसी त्रासदी है जिसको हमें पहले से पता आ रही है। जो 2021 अक्टूबर में अतिवृष्टि पूरे पहाड़ों में हुई थी, तो उसके बाद से सबसे पहले यहाँ दरारें देखी जाने लगी थी, और यहाँ के लोग तब भी सो रहे थे। कुछ लोग जैसे अतुल भाई जैसे कुछ लोग जा रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे जिनके घरों में दरारें आ रही हैं, उन लोगों को लेकर, लेकिन प्रशासन ने और जोशीमठ के बाकी लोगों ने भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पहली बार मई 22 में वहां गया था, मेरे साथ अतुल भाई भी थे और मैकुरी जी भी थे, इंद्रेश भाई भी थे। तो उस दौरान छावनी बाजार के मकानों में ही केवल दरारें आई थी, लेकिन हमें लग गया था कि ये पूरा का पूरा जोशीमठ धंसने वाला था। रविग्राम में कुछ थी दरारें और सुनील में थी, और रविग्राम के ऊपर सड़क पे जो पॉलिंग वाली रोड है उसमें भी बड़ी दरारें थी, और करीब करीब 2-3 इंच का फर्क आ गया था सड़क में, किसी तरह उससे गाड़ियां निकल गई थी। यानी कि पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। अभी हेमंत भाई ने कहा कि हमारे नीति नियंत्रक क्या कर रहे हैं। नीति नियंत्रक मुझे नहीं लग रहा है कुछ करेंगे। तब से लगातार 14-15 महीने हो गए हैं, 14-15 महीने से लोग कह रहे हैं, लेकिन अब जो ये काम बंद किया गया है तब किया गया है जब एक तरह से सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि अब जोशीमठ एक तरह से हाथ से निकल चुका है, और उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है। और आगे जैसे कि नवीन जी कह रहे हैं कि ये काम बंद नहीं होने वाला है, यानी कि जोशीमठ का लगभग खत्म होना तय है। जी धन्यवाद भट्ट जी। हमारे साथ डॉक्टर मीता खिलानी भी जुड़ी हैं, जो कि पेशे से एक साइंटिस्ट हैं और इन पूरे गंगा हिमालयन क्षेत्रों में घूमी हैं और समझती हैं इस पूरे क्षेत्र को। मीता दीदी, इफ यू आर देयर प्लीज।
हाँ, नमस्कार। मैं यहाँ पे हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ। इस पूरे इसके जैसे हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आज की एक ही कंपोनेंट नहीं है, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स रिलेटेड हैं। और एक जैसे अभी नवीन जी ने इतना डिटेल में जियोलॉजी और ये सब तो समझाई थी कि क्या थ्रेट्स हैं, पर हाइड्रोजियोलॉजिकली मैं सब जो एक मोटी मोटी बातें कहना चाहूंगी कि जितने ये जो प्रोजेक्ट्स हुए और एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, जी 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 आयुष? जी, हाँ प्लीज प्लीज हाँ, कंटिन्यू। ठीक है। हाँ, तो ये जो ये हाइडल प्रोजेक्ट्स अभी जितने की अभी हेमंत ने भी डिस्कस किया बताया है, इन सब की वजह से ऑलरेडी अंदर इतनी हलचल मच चुकी थी कि हाइड्रोजियोलॉजी इस एरिया की टोटली डिस्टर्ब्ड है। इतनी पहले ही यहाँ पे कोई बहुत डिटेल्ड हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा से हर पूरे कंट्री का जो हमारे पास है वो यहाँ का था भी नहीं डेटा, और इस पे कोई स्टडी हुई नहीं, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए और जो रेमेडियल मेजर्स दिए गए थे उस पे किसी ने कुछ उस पे एक्शन हुआ ही नहीं। बस ओनली ऑन द बुक्स कि भाई हाँ ये हो रहा है। अब क्या है, जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स या कम या जो इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो अंदर टनल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, उसमें जो पानी और गैसेस हैं वो प्रेशर करके अलग अलग जगहों से फूट रही है, एंड दैट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम। और उसी को अब हमें एड्रेस करना है, उसको रोकना इज ए वेरी बिग चैलेंज। और अभी भी टाइम है कि हम उस पर इमीडिएटली स्टडी शुरू हो, उसको रोकने के लिए रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं, in addition to what other things are remedial measures are to be taken for the landslide। और ये क्योंकि ये पूरा एक चीज से नहीं हो सकता, तो सिर्फ हाइड्रोजोलॉजी की बात कर रही हूँ, वही अपने आप में इतना बड़ा कंपोनेंट है जिसके बारे में भी स्टडी इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे होनी चाहिए, और उसके रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे वो एक साइंटिफिक स्टडी करके हमको वी हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशन। तो हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में तो मैं अभी यही बोलना चाहूंगी, और बाकी चीजें तो नवीन जी कह चुके हैं, तो आप आगे बढ़े। Thank you so much, Meeta Didi. Molly Didi, would you like to come up now? हाँ, मतलब आयुष, आई डोंट वांट टू से मच क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो मुझे उसमें ऐड नहीं करना। पर जैसे त्रिलोचन भाई साहब ने अभी कहा कि जोशीमठ एक ऐसा एक जगह हो गई है जो हमारे हाथ से निकल गई है। तो मैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हेमंत हैं, नवीन जी हैं, दे हैव स्टडीड द एरिया, सुप्रीम कोर्ट कमिटीज में एक्सपर्ट बॉडी में रहे, अभी चार धाम परियोजना। तो दो मेरे मुख्य सवाल हैं कि एक तो ये कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है चीजों को रिवर्स करने के लिए, अब क्या तुरंत, क्या ये काम अगर रुकेगा तो क्या चीजें रिवर्स हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मिटिगेशन फीजिबल है, और अगर मिटिगेशन फीजिबल है तो वो क्या क्या है जो कभी हो भी सकता है। तो जस्ट रियलिस्टिकली हम थोड़ा सा इस चीजों को समझें कि हमें अब करना क्या है आगे, और फिर हम उस तरफ, उस दिशा पे सभी लोग जो हैं फिर वो कार्यरत रहे। हमारे बीच में लॉयर्स हैं, हमारे बीच में जर्नलिस्ट हैं, और इन सभी लोगों के साथ में हमें मिलकर इस तरफ से इस पूरे मसौदे को अभी मैनेज करना है। तो कैसे मैनेजमेंट हो सकता है, तो साइंटिफिकली ये समझना जरूरी है इस वक्त कि व्हाट डू वी हैव इन हैंड, एंड इज अ रिवर्सल इवन पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल हाउ इज इट दैट वी कैन अटेन इट। तो ये मेरा एक प्रश्न है बस, डायरेक्टली टुवर्ड्स दीज कमिटी मेंबर्स, स्पेशली नवीन जी एंड हेमंत। Okay, before we jump into questions, we have one more expert, Dr. Subhra Sharma. Ma'am, if you are available, would you like to come up? She's also a geologist and she's been involved into many such research projects. अभी recently जो report हमने आपको share की उसमें भी आप रहें, और चार धाम परियोजना को लेकर के भी अभी recently एक data set publish हुआ है। तो मैं request करूंगा डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, आप अगर मैम available हैं तो प्लीज। हेलो आयुष। मेरे को एक्चुअली कुछ ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी वो हम राइटिंग में एक दे ही चुके हैं, और कुछ इस बात को और ज्यादा वेटेज मिले इसके लिए हम साइंटिफिकली भी उस चीज को लिख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। लेकिन मेरे ख्याल से जो सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि जो डैमेज हो चुका है, जो प्रॉब्ली जो सजेशंस थी जो 1976 से चली आ रही थी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वो मेजर लकूना है ही है, वो हम सबको ही पता है।
तो आगे तो आई थिंक अगर हम इनके स्लोप्स को स्टेबलाइज कर सकें या रिक्लेम कर सकें किसी तरीके से टाउनशिप को, तो एक वही आई थिंक अब सबसे बड़ा प्रश्न है। मुझे आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड एट दिस पॉइंट एक्चुअली। आप म्यूट हो Ayush, you are on mute right now. Okay, so thank you so much, ma'am. I will open up now anybody who wants to speak, please go ahead, speak. Just maintain the dignity and respect of the experts. Please feel free to ask questions, but one question, one person, because we have so many people right now. I would request anybody, maybe Sahaj, we can start with you. Thank you. Sahaj, you're there. Your hands is raised. आप सवाल पूछना चाहेंगे? Ayush, since I have also already asked the question, maybe Naveen ji and Hemant can come in and Yeah. perhaps answer. Okay. हाँ, तुम ये एक जरूरी बात है अब कि भाई अब आगे क्या है। जो हमारे सामने ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन अब आ गई है, हर दिन पर दिन स्थिति जो है और भयावह होती जा रही है। तो बिल्कुल जो प्रैक्टिकली हमें दिखता है, तुरंत जो वॉर फुटिंग पर काम होना चाहिए, वो जितने स्लोप हैं, जो एक ओवरऑल जियोलॉजी है। नवीन सर, आप सुन रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि हम लोगों को ये सजेशंस जो है तुरंत ही, क्योंकि आज ही इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये कम्युनिकेट हमारा कल परसों से चल रहा था, तो उन्होंने आज ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको तुरंत ही रिपोर्ट देने को कहा है। और उस कमेटी के TOR में ये बात डाल दी गई है कि आप जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शंस और ये 4 धाम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, सबका क्या रोल है इसकी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करने में, और इस डिजास्टर, ये पूरी जो ये पूरी त्रासदी अभी हुई है उसमें, ये सब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन उसके साथ में सॉल्यूशन की जब बात आई है, तो वो सॉल्यूशन भी हमें भारत सरकार के जरिए और उनको ये सुझाव देते हुए कि कहाँ से क्या क्या एक्टिविटीज को तुरंत वहां बंद किया जाए, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन। कौन से स्लोप्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जहां से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, कहाँ कौन से एरिया बचाए जा सकते हैं जहां पर कुछ रेस्टोरेशन वर्क किया जा सकता है, जिनको रिक्लेम किया जा सकता है, जहां पर प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो इसका एक ओवरऑल जो है स्लोप्स का असेसमेंट, और वहां इस स्लोप्स को, ये जो पूरा कोलैप्स हो रहे हैं, इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स का क्लियर असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो और इसके लिए सबसे पहले जो मेरी चर्चा भी हो रही, सबसे पहले जरूरी है कि इस तरीके से इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एक्सपर्ट्स का ग्रुप, उसकी राय मानी जाए। अगर पहली ही तरफ जैसे एप्रीहेंशन अभी दिखा रहे थे, नवीन सर बता रहे थे, और ये बात है कि हर तरफ से कोशिश रहेगी कि भाई NTPC चाहेगी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आंच ना आए, 4 धाम वो चाहेगा कि नहीं हमारा भी जो जैसा है वो चीज चलती रहे। तो अगर ये पूर्वाग्रह रहेंगे तो कभी भी हम ईमानदारी से उस पूरी जगह का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, और हिमालय के साथ ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी, ये एक और त्रासदी होगी। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले हमें जरूरत है कि हर तरीके से सरकार को इस सिद्धांत पर लाया जाए कि इमीडिएटली जोशीमठ का कितना हिस्सा बचाया जा सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज से वहां तुरंत जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, कितने एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाए, और जितना बचाया जा सकता है उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन, क्या क्या सुरक्षात्मक या ट्रीटमेंट के काम जरूरी हैं, उनको तुरंत से जो है आइडेंटिफाई कर दिया जाए। और इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ग्रुप की सलाह के ऊपर हमारी जो है सरकारें काम करें। तो ये मेरे को ये समझ में आता है। अगर नवीन सर आपकी कोई और राय है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट बनी सतीश सुब्रा के द्वारा, उसमें मैं भी साथी रहा मई के महीने में, उस रिपोर्ट में हमने इन बातों को कहा है कि क्या होना चाहिए, ब्रॉडली कहा है। सुब्रा के उसको मुझे करेक्ट कर सकती है, लेकिन हमने स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई नहीं किए स्मॉलर स्केल, माइक्रो स्केल पे। बड़े स्केल की अगर हम बात करें तो जो लोग जोशीमठ गए हैं वो जानते होंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चुंगी है पेट्रोल पंप के बाद, वहां से लेकर के जोशीमठ के बाजार को क्रॉस कर लीजिए, और वहां पे जो पता नहीं कौन सा है वो कंपनी, कुछ बात बोलते हैं उस इलाके को, आर्मी का, उसका जो बीच का सेक्टर है वो मेजर सेक्टर है जहाँ पे स्लम्पिंग हुई है।
और वही सेक्टर है कि जो कि लैंडस्लाइड जो ट्रिगर हुआ था जियोलॉजिकल पास में, उसी के थ्रू नीचे तक मारवाड़ी से होता हुआ विष्णुप्रयाग तक गया है। इस सेक्टर में जितने भी मकान बने हैं, इन मकानों को अगर हमको सुरक्षित करना तो वॉर फुटिंग में हमको फोकस इस इलाके में करना पड़ेगा। और जो दूसरा सेक्टर बनता है बाजार से ऊपर और सुनील के बीच का जो सेक्टर है ना, सवाल ये खड़ा होता है, ये जब तक ये रिपोर्ट सतीश सुब्रा की आई और ये हमने अतुल जी के हाथ में दी, आपने कहा ना गैर सरकारी लोगों ने हमने काम किया, इस रिपोर्ट को हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, पर ये जब रिपोर्ट अतुल भाई ने सरकार को दी तो उसके बाद सरकार ने कमेटी बना दी। अब जब सरकार ने कमेटी बनाई तो हमें कहीं नहीं पूछा गया, हमें तो किनारे फेंक दिया उन्होंने, और कमेटी के लोग जाते हैं और अपना असेसमेंट करते हैं और ब्लेम ठोक देते हैं लोकल लोगों के ऊपर में। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस ढंग की कमेटी जो बनी है अभी, जो आपने भेजी है मैंने देखा उसमें जिस ढंग के विभाग उसमें जुड़े हुए हैं, वो ये हमारी बात को हमें उसके अंदर आने का वो देंगे? अगर आने की अनुमति देंगे तो क्या जो हम सुझाव देंगे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे? मैं तो इस मामले में एक नेगेटिव एटीट्यूड रखता हूं कि जो कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कहता हूं। तो हम लोग स्वांत सुखाए ले लेते हैं एक पब्लिकेशन निकाल करके, लेकिन जमीन पे अगर ट्रांसलेट करना तो मैं लगता है कि मेरे जमां से निकली तो एक नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में गई तो एक मसाल हुई। तो मसाल तो आज लोगों के हाथ में है, क्या वो लोग इसको, अगर उनको हम उन लोगों को हम कैसे सशक्त करें जिससे उनको प्रेशराइज करें कि भाई देखिए ये इंडिपेंडेंट जो साइंटिस्ट हैं इनकी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हमको इसमें इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, नहीं तो वही हालत होने वाली जो पीयूष रौतेला जी ने किया हमारे साथ में, कि जो 2010 में कुछ और लिखते हैं, कहते हैं कि टनल की वजह से सब्सिडेंट हुआ है, और जब वो कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं तो कहते हैं टनल का इसमें से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको कैसे फाइट करेंगे? मैं सब लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। How are we going to fight it? Let us not do। मैं आनंद भाई साहब के साथ था अभी कुछ देर पहले, तो उनके साथ यही बात कर रहे थे कि हम क्या करें। एक ही हमारे पास नतीजा बनता है कि वो सड़क पर उतरना पड़ेगा, और उतरना पड़ेगा सिर्फ ऐसे नहीं कि हम लोग एरोगेंटली उतर रहे हैं, विद साइंटिफिक बैकिंग हम आ रहे हैं, हम करेंगे, साथ देंगे, लेकिन जमीन पे कौन उतारेगा उसको, कि कौन बाध्य करेगा? इस कमेटी को मैंने पूरा फॉर्मेशन देखा इस कमेटी का, एक भी आदमी आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं दावे से लिख के दे सकता हूं आपको, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई नहीं मानेगा हमारी बात को। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि हमको एनटीपीसी बचाना है, और हमको चारधाम को जो बाईपास रोड नीचे से बन रहा है उसको हमको किस तरह से बनाना है। बाकी जो लोकल लोग हैं उनको कैसे, उनके लिए कुछ लोग कॉस्मेटिक लगा देंगे, पर शहर को उस ढंग से बचा नहीं सकते जब तक ये इंडिपेंडेंट कमेटी अपना फुट डाउन नहीं करती उस कमेटी के अंदर घुस करके, जो हमने एचपीसी के चारधाम में देखा था। हेमंत भाई आपने देखा, हम 3 लोगों ने हमने कोशिश की थी, बाद में हमको ओवररूल कर दिया गया। नेगेटिव मत लीजिएगा मेरी बात को, पर ये आज की तारीख में यथार्थ है जमीन का। तो सब ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है। आई मीन आई ऑल्सो रिटरेट दिस। और ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं, एक बारी उनको अपनी तरफ से जरूर ये बात रखनी चाहिए मीडिया में लार्जली, कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी के कमेंट्स जो हैं वो कैसे शुरुआत से दरकिनार कर दिए गए हैं, और अभी भी जो भी कमिटीज बनाई जा रही हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है, ना ही कि एक साइंटिफिक टास्क। रिहैबिलिटेशन ऑफ जोशीमठ हैज टू बी अ साइंटिफिक टास्क, एक वैज्ञानिक गतिविधि होनी चाहिए, ना कि एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज। और हर बार हर कमेटी सरकार की तरफ से जो बनती है वो एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज बन के ही रह जाती है, जिसके जो बाद की इफेक्ट है वो हम सब झेलते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते आए। इसी में एक जरूरी एक पॉइंट था जो मैं चाह रही थी सर कि आप दोनों इस पे ऐड करें। मुझे हेमंत भी कई बार बताए हैं कि आप लोगों ने एचपीसी में भी और चारधाम में भी, चारधाम के इश्यू को भी लेकर हम इसको थोड़ा सा एक बार टच बेस करें। अभी तक हमने एनटीपीसी पे बात करी है, पर जो चारधाम रोड कंस्ट्रक्शन का इश्यू है उस पे रवि चोपड़ा जी ने एक बहुत ही उम्दा एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसमें उन्होंने ये बात रखी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की। आज जो हम फेस कर रहे हैं जोशीमठ के अंदर, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आगे आने वाले वक्त में हमको यही चीज भागीरथी घाटी में, हमको यही चीज बाकी घाटियों में भी दिखने को आराम से दिखेगी, क्योंकि वही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो सब जगह रेप्लिकेट हुआ है। हमारी ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो चीज है, ये इसको दरकिनार करते हुए हमेशा से एक आइसोलेटेड तरीके से एक एक प्रोजेक्ट को लिया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन है तो आइसोलेटेड है। आप रवि चोपड़ा जी ने जब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करी तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये सबमिशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो रवि चोपड़ा जी जिसकी बात कर रहे हैं, जो रैनी के ग्लेशियर के बाद की उनकी वो चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बताया और सेंसिटिविटी बताई, उनका ये कहना था कि रैनी का ग्लेशियर तो बहुत दूर है और चारधाम की सड़क जो है वो अलग बन रही है, इससे हमारा कोई उससे तालमेल नहीं है। Therefore, we have no role to play
in the glacier melt. This is so unscientific and this is such a ridiculous way to understand climate change. And this needs to change. And I am literally requesting through this podium with all whoever journalists and all the lawyers who are available here, this needs to go forth. ऐसे थोड़ी ना है कि हमारी हर चीज में आप ये ब्यूरोक्रेटिक तरीके से रेड टेपिज्म में यहाँ पे पीपल्स लाइव्स आर एट स्टेक। और जैसे सर बता रहे हैं कि लोग सड़क पर उतर आ रहे हैं, सड़क पर उतरने आने की तो कोई इसके अलावा तो कोई और चारा ही नहीं है। घरों में दरारें पड़ी हैं, आदमी घर पे तो रह ही नहीं सकता। अब ये स्थिति आ गई है कि वो सड़क पे उतार दिया गया है। एंड हाउ इज दिस विकास? So we are literally, my sincere question is to understand realistically कि कितना रिवर्सिबल फीजिबल है। आपसे शुभ्रा जी दीदी, से सो इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल जो वर्षा जी ने यहाँ पे लिखा है चैट बॉक्स में, उन्होंने लिखा है फिलहाल की स्थिति में दरारों को देखते हुए जोशीमठ पे खतरा कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, क्या इसका आकलन अभी किया जा सकता है? नवीन सर, इफ यू वुड लाइक टू आंसर दिस। मैं इसका हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में इस बारे को लेकर के कि हमारे पास हमने जो अभी जो रिपोर्ट दी, जो लिखी हमने रिपोर्ट, उसका एक बड़ा पार्ट जो है जो थोड़ा साइंटिफिक और करंट साइंस में अभी रिवीजन के बाद से रीसबमिट हो रखा है, वो एकेडमिक एक्सरसाइज है। हमने जब चर्चा की, हमने कहा कि हमको वास्तव में अभी तक दरारों का स्वरूप, उनका डायमेंशन, उनका नेचर ऑफ मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। इसमें हम बड़े कमजोर पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे इसको आर्गुमेंट करें इस बात को। तो अभी जो जरूरत है, अगर हमको भाई अगर प्रोसेस को इरिवर्सिबल करना है तो पहले प्रोसेस की बारीकी को समझने की जरूरत है। उसके लिए हमने एक प्रावधान एक डिसाइड किया था, ये लोग करने वाले हैं शायद अभी ये लोग, कि सुब्रा और अनिल शुक्ला वगैरह बैठ के इसको करने की बात कर रहे हैं कि हमको वहां पे स्टेकिंग करनी पड़ेगी पहले जाकर के, इमीडिएटली जाना पड़ेगा। और राइट फ्रॉम औली से लेकर के मारवाड़ी तक हम लोग वर्टिकल स्टेक डालेंगे, उनका जीपीएस की पोजीशन ले और ये पता करें कि क्रीपिंग रेट कितना चल रहा है और कहाँ पे किस ढंग का रेट है। रेट वेरी करेगा। एक बार हमको क्रीपिंग रेट पता चल जाए कि कितना क्रीपिंग रेट है, तब हम उसके अनुसार उसके ट्रीटमेंट मेजर की बात लोगों को तो कह सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये इरिवर्सल हो सकता है अगर हमारे पास, अभी मुझे ये बताया अतुल सती जी ने मुझे बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को टेंडर फ्लोट करने वाली है उसकी जियोलॉजिकल स्टडी के लिए और साथ में कैनाल बनाने की स्टडी के लिए। तो मैंने अतुल जी से ये कहा कि भैया उनको ये कहिएगा अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं उससे पहले हमको रिपोर्ट आप दें कि आप कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसको, और वो रिपोर्ट को वो इंडिपेंडेंट साइंटिस्टों से इवेलुएट करने के लिए उसका परिविधान रखें, जिससे हम उनको आर्ग्यू कर सके कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो ये पानी की निकासी, डोमेस्टिक वाटर और जो उनका नेचुरल वाटर है, इसको जब तक, जो मिश्रा कमेटी ने 1976 में कहा था, जब तक उसको हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कोई भी रीइंफोर्समेंट की एक्टिविटी वहां पे सस्टेनेबल नहीं होगी। तीसरी बात, जो टनल का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, जिसमें वो टनलिंग कर रहे हैं, इस टनल को के तो मैं कभी भी पक्ष में नहीं हूं। ये हमने पहले से कहा है। इसको क्या हम ये दबाव डाल सकते हैं कि भैया जैसे हाट में हुआ है, हाट में बैठे हैं भटवाल जी, बैठे हैं राजेंद्र भाई यहाँ पे, कि हम देख रहे हैं कि वहां पे इन्होंने बड़ी मशक्कत करी, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन हम वो तो नहीं बचा सके, गांव तो नहीं बचा सके। अब हम एक मंदिर को बचाने की प्रक्रिया में बैठे हुए हैं। तो इस ढंग से थोड़ी बहुत लड़ाई उन्होंने दिखाई कि हाँ, अगर हम लोग अगर साइंटिफिकली उसको करें लोगों के साथ में तो किया जा सकता है। तो इन नटसेल इट कैन बी रिवर्सिबल प्रोवाइडेड हमको पहले उस जमीन की हकीकत तो पता चले। हमको भी हकीकत नहीं है। सही बोला मलिका ने, हम बिट्स एंड पीसेस में बात कर रहे हैं और ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं है, ये कहानी तो और जगह रिप्लिकेट होने वाली है। दूसरा जो टाइम बम में बैठा हुआ शहर है वो गोपेश्वर है बगल में आपका, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन जोशीमठ की जब मैं बात करूंगा तो हमारे पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है, हम स्क्रैच कर रहे हैं सरफेस को। सो वी नीड टू डिटेल इन्वेस्टिगेट इन डिटेल। बेसिक मैप्स इन लोगों ने बना दिया है, जो बेसिक मैप की जरूरत पड़ती है ये इन्होंने इनके काम ने बना दिया है। अब उस मैप को लेकर हम चले और बताएं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस रफ्तार से हो रहा है। इसको करने के बाद ही हम कोई उसके रिइंफोर्समेंट की हम बात करें। लेकिन जब तक टनल रहेगी और जब तक बाईपास का नीचे से काम चलता रहेगा, आप जो भी ऊपर करते रहेंगे उसका वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, ये सवाल है। हाँ आयुष, हेलो। यस प्लीज सहज, गो ऑन। हाँ, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ उत्तरकाशी से। शैलेंद्र जी बताएं। जी जी, सभी एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्ते। मैं
जो अभी वर्तमान में जोशीमठ की जो घटना हो रही है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, सिंकिंग जोन पे जो बात हो रही है, उसको मैंने थोड़ा सा सुना है और मैंने रिपोर्ट्स भी पढ़ी। मैं हेमंत भाई से मेरी बातचीत होती रहती है। अभी मैं थोड़ा सा इस मैटर को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बातचीत करना था कि हमारा जो भागीरथी इकोसिस्टम जोन में जो अब नया चारधाम प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है, जिसकी डीपीआर अभी बीआरओ ने सेंटर को फॉरवर्ड कर दी है, और इस भागीरथी इकोसिस्टम जोन में ये 24 मीटर की रोड बनाने जा रहे हैं। हमारा जो अभी वर्तमान में जो सिटी का जो एरिया है, तेखला टू हीरा, लगभग 8 किलोमीटर का जो पैच है, उसको वो अदर ऑन द दूसरे बैंक की तरफ, रिवर भागीरथी के दूसरे तरफ को ले जा रहे हैं, 24 मीटर की रोड। इन्होंने जो सर्वे अभी पहले किया था वो एज इट इज नेशनल हाईवे का था, लेकिन अभी एचपीसी की भी जो रिकमेंडेशन है उसमें बाईपास का एचपीसी ने विरोध किया। इवन देन दे आर प्रोसीडिंग टू अनदर। वैसे ही जो आपका सुक्की बाईपास का जो रोड बाईपास है, उसको भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा 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 ये निवेदन है सर, जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं उनसे उनसे ये निवेदन है कि जरूर हमारी इस बात को, या हम किसी भी अपने जितने भी सोशल एक्टिविटीज हैं और जूलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, या अपने पर्यावरण के जो भी विशेषज्ञ सरकार पे ये क्यों बार बार एचपीसी की जो रिकमेंडेशन है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जोशीमठ इसी का जीता जाता उदाहरण है। एचपीसी ने अपनी रिकमेंडेशन में उसमें पूरा दिया कि वहां पर टनल्स ना बनाए, डैम्स ना बनाए, 24 मीटर की सड़कें ना बनी। तो थोड़ा इसको लेकर भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब आने वाला जो हमारा अभी सेफ जोन जो भागीरथी जोन है उसमें अगर हैवी कंस्ट्रक्शन ये 24 मीटर की रोड बनेंगी तो निश्चित हमारे लिए ये बहुत, ऐसा ना हो कि रोड ब्लॉक हो रही हैं या अन्य किसी तरीके से इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर भी मैंने कई बार मेल्स भी की हैं जगह जगह। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर, मलिका मैडम है, उनको भी मैंने मेल किया है, जुएल सर को भी शायद मैंने किया है, और हम जगह जगह गए हैं, लेकिन कोई मतलब ये 24 मीटर को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इस पर भी हमें ध्यान देना है, यही निवेदन है आप लोगों से। शरण जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आग्ने भाई से। आग्ने भाई, आपका जो सवाल है काफी पेचीदा भी है और काफी बड़ा भी है। मैं चाहूंगा आप स्वयं इस बात को पूछें, और फिर उसके बाद अवनीश भाई आप भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू आयुष। मेरा मतलब जो अभी स्थिति है, ये स्थिति तो बहुत ही गंभीर है एंड इट डेफिनेटली रिक्वायर्स वर्क। और जैसे नवीन जी कह रहे थे एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, जो कि मलिका जी भी शायद कह रहे थे कि प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और फिर सजेशन दिए जाने चाहिए। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करा जाए, ताकि उनकी कम से कम जो व्यवसाय है, जो उनकी जिंदगी है, उस पे इस प्रकार से परेशानी ना आए कि 20 लोग बेघर हो जाएं, 20,000 लोग सॉरी बेघर हो जाएं। वो तो बहुत ही बड़ी आपदा हो जाएगी, और वो भी एक मैन मेड आपदा जिसको हम रोक सकते थे होने से। इसके बारे में ये इन सब चीज़ों के अलावा मेरा ये पूछना, मैं ये चाह रहा था पूछना कि देखिए ऐसी घटनाएं तो सब तरफ हो ही रही हैं उत्तराखंड में। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जोशीमठ के ऊपर तो काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसको भी नज़र में लेते हुए नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें आज के बाद हो ना। इस टाइप की पॉलिसीज़ क्रिएट करी जाएँ जो कि ज़मीन पे भी इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, एक हमारा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। एक इंसान को जीने के लिए दिन में 100 लीटर पानी की लगभग ज़रूरत होती है। अब 100 लीटर पानी अगर एक इंसान को ज़रूरत है और 20,000 लोग रह रहे हैं, तो क्या हम 20 लाख लीटर पानी वहाँ पे है अवेलेबल 20,000 लोगों के लिए? ऐसे ही जैसे मुक्तेश्वर में आज की डेट में हो रहा है, पानी की इतनी कमी हो रही है कि जो लोकल लोग हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। जो बाहर से आके जिन्होंने होटल बनाए हुए हैं, बड़े-बड़े मकान बना रखे हैं, वो लोग पानी खरीद लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बेकार सी स्थिति ज़मीन में क्रिएट करता है, जहाँ की जो लोग रहने वाले हैं, उनको साइड पे कर दिया जाता है और जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों के लिए रिसोर्सेज़ अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके और भी परेशानियाँ खड़ी कर सकती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको जो मैं मदद कर सकता हूँ, मैं करना चाहूँगा जोशीमठ के मामले में। बट इसके अलावा मेरे को लगता है हमें थोड़ा और भी सोचना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए जिससे कि हम ऐसी चीज़ों को आगे होने से रोक सकें।
इसमें मेरी एक्सपर्टीज ज्यादा नहीं है, बट मेरे से जो हो सकेगा मैं जरूर करना चाहूंगा और टीम के साथ काम करना चाहूंगा। मेरा समय आप लोगों के लिए अवेलेबल है सर, और जैसा आप लोग बोले उस तरीके से मैं जुड़ना चाहूंगा इस चीज से। थैंक यू आग्ने भाई। अवनीश जी, यू हैड अ क्वेश्चन? Hello. Yeah. Hi. Hi. This is so मैं अवनीश मिश्रा and I report for the Indian Express. एक्चुअली एक बड़ा बेसिक सा मेरा सवाल है। मैं सॉरी थोड़ा पीछे इसमें लेके जा रहा हूँ। हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस करी यहाँ पे कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से मतलब डेवलपमेंट वर्क है या फिर ये है। एक थोड़ा सा बिकॉज काफी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, शायद मुझे मौका कहीं और ना मिले ये पूछने का। थोड़ा सा अगर एक साइंटिफिकली एक ले मैन की लैंग्वेज में मैं समझ पाऊं कि एक ओवरऑल मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कि क्या इसकी वजह क्या है, बट एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म्स में कि क्या जो जमीन है वो शायद हॉलो हो रही है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, या फिर देयर इज मोर टू दैट। थोड़ा सा अगर मैं साइंटिफिकली इस चीज को समझ सकूं, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग दिस। Subhra, can you take this question? Sir, I'll try to make implement it. So basically, what Avnish is asking is कि there are so many things that we can see as of now, but what are the factors and the parameters causing this particular Joshimath to collapse? Exactly. Like, is it just like the land is like getting hollower and that's why it's sinking, or there is more to the story? Shubhra ji is requested by Naveen ji to answer this. Yeah. Madam. So Avnish ji, first and foremost thing is that I mean the terrain as such, when we talk about the Himalayan terrain, particularly when we are talking about this segment, what we call as the southern mountain front, there are lots of regional faults and fractures, what we attribute to the origin of Himalaya. You know that दो स्लाइसेस हैं, अगर इसको मैं लेमैन की भाषा में बोलूं, इंडियन प्लेट जिसको हम बोलते हैं वो पुश कर रही है आपकी तिब्बतन प्लेट की तरफ, और कंटिन्यूसली जो हिमालय को हम बोलते हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ये ग्रो करता जा रहा है, तो वो एक जो उसमें एक स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो रहा है जमीन के अंदर, उसके कारण रीजनली बड़ी बड़ी से फ्रैक्चर्स या दरारें जिसको बोल सकते हैं हम, वो बनी है। जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, वक्रता थ्रस्ट है, और ये जोशीमठ का जो पर्टिकुलरली इलाका है, यहाँ पे इस तरीके के बहुत बड़े बड़े फॉल्स और थ्रस्ट हैं, ये नेचुरल है। इसका मतलब ये हिमालय का जिसको कह सकते हैं आप नेचर है। तो एक तो ये बेसिक नेचर है उस टेरेन का। दूसरा, जोशीमठ टाउन जो है वो ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट पे बना है। किसी जमाने में जियोलॉजिकल पास्ट में ऑलरेडी वहां पे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका मलबा स्टेबलाइज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उस पे कंस्ट्रक्शन हुई है जो हम 7th सेंचुरी एडी की बात करते हैं। और उसके बाद में बहुत से सारे इसमें जो फेजेस हैं, जैसे रिलीजियस सेंटर बना है, और अभी अर्बनाइजेशन हो रही है आज के टाइम में, और हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। वो एक तरीके से एंथ्रोपोजेनिक आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट हमने जो उसको मैनीफोल्ड इंक्रीज कर लिया है। तो पहला फैक्टर तो यहाँ पर ये है कि ये इनहेरेंटली एक बहुत ही सेंसिटिव टेरेन है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपका जोशीमठ का टाउन है वो खुद ही एक ओल्ड लैंडस्लाइड मलबे पे जो है वो बसा हुआ है। और मतलब हम भी कुछ बहुत नई बात नहीं कर रहे हैं, बात ये है कि हमने बहुत कुछ नई बात नहीं की, हम सिर्फ री एम्फेसाइज कर रहे हैं जो मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले बोल दिया था कि ये वाली टेरेन इतनी सेंसिटिव है, अगर आप इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे जो स्टेबलाइज्ड स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो एक तो हमने डिस्टेबलाइजेशन का काम किया है, चाहे वो हैपहैजर्ड अर्बनाइजेशन है। हम लोग नहीं समझते हैं कि पहाड़ में कैरिंग कैपेसिटी क्या है उस जमीन की, वो कितनी स्ट्रेंथ रखता है, आप कितनी बड़ी बिल्डिंग्स उस पे बना रहे हो, कंक्रीट का कितना आप उस पे वेट दे रहे हो, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, बस हमने कर दी है। तो वो वनरेबल हमने इस टेरेन को कर दिया। उसके ऊपर से फिर आप और बड़े बड़े इसमें जो कह सकते हैं मेगा एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन ही मैं इसको बोलूंगी, जो आप मेगा स्केल पे कर रहे हैं। जैसे टनल की बात हो रही है, आप एक डिपॉजिट, एक टाउन जिसको इनहेरेंटली फ्रेजाइल टेरेन में, जिसको ये बोला गया कि आप वहां बोल्डर भी नहीं हटाएं, वो इतनी अनस्टेबल है, वहां से आपने नीचे से टनल खोदना शुरू कर दी। वो ठीक है बीच में बंद हो गई,
और उसके बाद आपके पास एक कैस्केडिंग डिजास्टर्स वाला, मैं इसको सिनेरियो मानूंगी, ऋषि गंगा की एक जियोलॉजिकल टर्म्स में बहुत बड़ी आपदा नहीं थी। इस ढंग के जो डेबरी फ्लोज हैं या फ्लड्स हैं वो हिमालय, क्योंकि नेचर ही ऐसा है हिमालय का, और खासकर जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, ये मतलब होते आया है। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री को देखें इवेंट्स की, तो होते आया है। हमने उसमें इंटरवीन कर दिया, उसको हम एम्पलीफाई कर दिया उसका इम्पैक्ट। जो टनल की हम बात कर रहे हैं, थ्योरी है, मतलब हम उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं अभी, उस पर काम भी नहीं किया हमने कुछ, कि वो पानी उसका घुसा है या वो सीपेज हो रहा है। दूसरी बात जो यहाँ बार बार बोली जा रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि एक जो आप डोमेस्टिक वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसकी निकासी कहाँ को जाएगा वो पानी। हम अर्बन फ्लडिंग की भी बात करते हैं, तो उस ढंग के तो शहर नहीं है जैसे ये प्लेन्स में आप देखते हो, बैंगलोर फ्लड हो गया, या क्योंकि वहाँ ड्रेनेज उस ढंग से नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ड्रेनेज आपको नहीं मिलेगी तो पानी कहीं ना कहीं तो जो आपका ऑलरेडी लैंडस्लाइड डिपॉजिट है वो क्रीप करता है। जो सॉइल है अगर वो लूज है तो वो अनस्टेबल जब होती है वो धीरे धीरे क्रीप करेगी, मतलब आपको फील नहीं होगा कि आपके नीचे की जमीन जो मूव कर रही है, पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्केल पे, मैं ये गैस वर्क कर रही हूँ, मिलीमीटर सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि ये भी हमारे पास डेटा नहीं है, वो क्रीप करेगी। और जब आप उसमें पानी की क्वांटिटी डालोगे, पानी कहीं तो जाएगा। तो हमें नहीं पता है ये क्या हो रहा है। और फिर तीसरा फैक्टर है कि जब आपने टनल्स बनाई है वहां पे एक्वीफर पंचर भी हुआ है, जो लोकल स्प्रिंग वाटर से ये टाउन जो है सर्वाइव करता है। तो हमें नहीं पता जो लोकल हाइड्रोलॉजी है, वहाँ की स्प्रिंग हाइड्रोलॉजी है, जो वहाँ के एक्वीफर्स हैं, उनकी क्या अंदर डिस्टर्बेंस हमने उसमें क्रिएट की है, जिसके कारण हो सकता है ये भी वहां पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। फैक्टर्स, वो जमीन हॉलो नहीं हो रही है, वो डिपॉजिट जो है जोशीमठ टाउन जिस पे बैठा हुआ है, ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट है, वो पहले ही बहुत फ्रेजाइल है, और आपने उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि वो अब अपना एक इक्विलिब्रियम मांग रहा है कि मुझे स्टेबल होना है। वो स्टेबल अब कैसे होता है, वो गिर के होता है, टूट के होता है, वी डोंट नो दैट। आई होप So आई हैव what I'm काइंड ऑफ understanding is, टच्ड। यस यस yeah, sorry, up. यस, प्लीज गो अहेड। So what I'm understanding कि जो ऊपर का जो भी like whatever the land का जो भी part है, that is not very tightly attached to उसके नीचे के part, and that's why there is a kind of a landslide kind of situation. यस, क्योंकि जो आप सॉलिड बेडरॉक पे नहीं बैठे हैं जोशीमठ पे, आप एक लैंडस्लाइड का जो एक मलबा आप जनरेट करो, आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और उसका मलबा कहीं डंप हो गया, और वो डंप भी हुआ है स्लोप, स्टीप स्लोप पे, और वो स्टेबल हो गया है अपने आप नेचर में। लेकिन अब आप उसके ऊपर ओवर बर्डन बढ़ा रहे हैं बाय वे ऑफ पुटिंग मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शंस देयर। आप उसका टो कटिंग कर रहे हो, जब आप रोड वाइडनिंग की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर उसके जो जहाँ पे उसका बेस है उस डिपॉजिट का, अगर आप उसी से छेड़छाड़ कर दोगे तो वो अपना एंगल जो उसका स्टेबल एंगल जो है वो डिस्टर्ब कर दिया आपने। ठीक है, I think Thank I you, understand. Abhiji. Anybody else? If you don't have a question, I have a question from Shubhra ma'am, Naveen sir, or anybody whosoever would like to answer. Ayush, can I just conclude to what Shubhra ma'am was just saying? Yeah, And just to add, क्योंकि Avnish is insisting about in layman terms to explain this, I just want to say this one thing, and please, since these guys would be reporting, in layman terms, अगर हमारी कोई भी एक क्षेत्र है जो कमजोर है, if in any area is weak or fragile or vulnerable, what is required logically also is to conserve the area. But what we have done over the years is that we have systematically exploited the area, and we I have request in Hindi. systematically. I request Yes. in Hindi. I'll translate this in Hindi also. So we have systematically destructed this area and we have systematically exploited the area. तो जो क्षेत्र पहले से ही कमजोर था, उसको संरक्षित करने के बजाय, उसको बचाने के बजाय, हमने उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, क्योंकि हमने एक ही तरीके का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब जब ये बात आती है, क्योंकि अगर आप लिखना चाहेंगे इसके विषय के ऊपर, so then you'll have to see that what is it that could have been an alternative model. एक ही जगह थी पूरी की पूरी घाटियों में, जहां पर एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया, वो है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, जिसके विषय में अभी ये शैलेंद्र जी भी बात कर रहे थे। There is not even a single place in the entire state of Uttarakhand, or in fact in the entire valley of Himalayas, which can stand as an example today and say, no, this is a sustainable model of development. एक भी जगह हमने यहाँ पे छोड़ी नहीं है जहां पर हम ये दिखा सकें कि विकास की गतिविधियों में लोगों के विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सकता है, ये कभी भी नहीं किया गया है। और पर ये तो मतलब ये विजिबली सेंसिटिव एरियाज हैं,
इनका संरक्षण सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। बहुत सालों से वी हैव बीन डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर दीज एरियाज एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स एंड ट्राई टू डेवलप देम ऑन द सेम लाइंस एज भागीरथी ESZ। तो जोशीमठ का भी मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे जोशीमठ है, गोपेश्वर है, जैसे नवीन सर बता रहे हैं, भागीरथी घाटी की तर्ज पर ही इनको भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स घोषित किया जाए और यहाँ पर फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के हिसाब से और उसी के हिसाब से इनको सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की राह पर डाला जाए। ट्रूली सस्टेनेबल, नॉट ब्यूरोक्रेटिकली सो कॉल्ड सस्टेनेबल। Sorry, Sure, I think I understand it better now. बट मैं ये करूंगा कि मैं आयुष जी से जो एक्सपर्ट्स हैं मैं नंबर ले लूंगा और मैं इसके बाद once this is over मैं थोड़ा सा पर्सनली आपको लोग फोन करके थोड़ा परेशान करूंगा मैं, because I really want to understand it better and so that I can report better. मोहन जी आपका एक सवाल है। थैंक यू अवनीश। थैंक यू हाँ मौली दीदी। जी जी प्लीज। नमस्कार सर, मैं सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं मोहन राणा हर्षिल उत्तरकाशी से हूँ। जी जैसे जी शैलेंद्र जी ने बात किया, हेलो मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछें। जैसे अभी शैलेंद्र जी ने इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताया कि हमारा जो उत्तरकाशी का भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक है। तो इसमें पहले तो ये लोहारी नागपाला एक प्रोजेक्ट चला था जो कि अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ है और वो टनलें ऐसी की ऐसी है जो कि कभी भी जो है आपदा का कारण बन सकती है। उसके अलावा भी अभी जो चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे एक सुखी टॉप बाईपास का भी एक प्रस्ताव जो जिसका ग्रामीणों ने पिछले 22 सालों से विरोध किया है, क्योंकि सुखी जो गांव बसा हुआ है वो बिल्कुल एकदम मलबे के ऊपर ही बसा हुआ है सदियों से। और उसके नीचे से जो सड़क जा रही है, सड़क इनके द्वारा जो BRO के द्वारा बनाई जा रही है, तो 22 साल आज 23 साल हो चुके हैं इसके कि हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि आप इधर से मत लेके जाइए। आपको जो है हम सुझाव दे रहे हैं, जो हमने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए थे कि आपको अगर सड़क चौड़ी करना है तो आप यहाँ से आराम से सड़क चौड़ी करके आप ले जा सकते हैं। लेकिन इतना नहीं कि देखिए आप 24 मीटर, मैं देखता हूँ हर्सिल एरिया में हजारों देवदार के पेड़ हैं। तो मैं खुद जब ग्राउंड में देखता हूं तो 24 मीटर तक, जहां तक आपकी सड़क चौड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, आपने उसको नाप के रखा हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि अगर वो हजारों पेड़ कट जाएंगे तो ये तो पहले ही हमारा जो ये वाला एरिया है, 78 की बाढ़ यहाँ पे आई है। उसके बाद एक 91 का तो भूकंप भी आया है यहाँ पे, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी इस इलाके के लिए। और उस समय जब भूकंप आया उस समय से जो है कई जगह जो है दरारें पड़ चुकी हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो सुखी टॉप बाईपास है, और इसके बाद फिर जब हमने बाईपास का विरोध किया तो फिर एक और इनका जो कार्यदायी संस्था है, इन्होंने एक टनल का प्रपोजल रखा, जो कि ठीक है। मैं मानता हूं कि ये बॉर्डर का मामला भी इसमें है, सेना के लिए होना जरूरी है। लेकिन जब हम लोग सुझाव दे रहे हैं, हम स्थानीय, हम लोगों को एक एक अपने जमीन के बारे में पता है कि ये जमीन कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे ये सही है, लेकिन ये सुझाव हमारी तरफ से सरकार नहीं मान रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये हमारी आवाज, हेमंत जी को भी मैं बार बार अपनी बातें रखा है और उन्होंने मेरी बातें आगे रखी हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक कोई इसमें सुनवाई नहीं। अभी भी लगातार जो है इनका जो है DPR मेरे ख्याल में इनका तैयार हो चुका है और वो फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने के लिए DPR पहुंच चुका है। तो ऐसे इलाकों में एक तर्क संगत सड़क जो है बनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि आपको और ऐसा भी यहाँ पे कई जगह देखा गया है कि जहां से एक अच्छी सड़क बन सकती है, लेकिन उस तरफ जो है पता नहीं क्यों कार्यदायी संस्थाएं ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस इलाके में बाईपास और टनल का काम होना ही नहीं चाहिए, ये रिक्वेस्ट है सर। जी धन्यवाद मोहन जी। हम लोग यही सब मेरे को लगता है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़े हैं वो सभी इन सब परेशानियों से और परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और हम लोग सभी स्वयं भी, और जो हमारे साथ आज जो जुड़े हैं काफी सारे लोग आप जैसे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीजों, इन परेशानियों को लेकर के अलग अलग स्तरों में। तो मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता या ना ही कोई आपकी बात को कहीं पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, बट हम लोग आपको इतना बता सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ आज जुड़े हैं वो सभी सब के सब जो है परेशान हैं, पीड़ित हैं,
और इस बात को समझते हैं, आपके दर्द को पूरी तरह से समझते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो भी कर सकेंगे हम प्रयासरत हैं। जी धन्यवाद। इसमें आयुष जी मैं ये बोलना हेमंत भाई। चाहूंगा, मोहन जी और शैलेंद्र जी और अन्य भी कई लोग हैं जो अब इन बातों की गंभीरता को जो है पूरा सही रूप से आत्मसात कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में अब जो भी काम हो वो एक मिसाल पेश करे कि देखिए सड़क बन सकती है लेकिन ये है ढंग। तो जो सस्टेनेबल अप्रोच है, यहाँ के लोगों की अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि एक तरफ सही रूप से कैसे हमारी सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए उसका भी उदाहरण का मकसद जो है हल हो पाएगा, क्योंकि महीनों तो जो है लैंडस्लाइड से बंद रह रही हैं सड़कें और इस तरीके की आपदाएं झेलनी पड़ रही हैं। कितने ही जोशीमठ जो है फिर भविष्य में और खड़े हो जाएंगे। आपका सुखी टॉप की बनावट बिल्कुल वैसे ही है जैसे जोशीमठ। तो इस तरीके से ये सारे क्षेत्रों में हम, इसलिए हमारी बड़ी जिम्मेवारी, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक अब उत्तरकाशी की जनता में ये बातों की चर्चा और हमारी क्या अप्रोच हो उसको लेकर एक स्पष्ट ओपिनियन तैयार हो जाए, क्योंकि जब घाटी की तरफ से एक स्पष्ट ओपिनियन होगी तो तब वो कहा जा सकता है, सरकारों को उस पर बाध्य किया जा सकता है और नीति निर्धारकों को उस पर बाध्य किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बटे रहेंगे या खुद ही असमंजस में रहेंगे तो फिर कभी उस चीज का हल नहीं निकाला जा सकता। नवीन सर प्लीज। हाँ, एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हम इतने नकारात्मक भी ना हो। हेमंत भाई ने जो कहते हैं राइट टाइम इन द राइट प्लेस, अगर हम हैं तो शायद हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि हेमंत भाई ने बहुत पहले इंटरवेंशन किया था दयारा बुग्याल के लिए। उसके बाद इन्होंने हमें वो किया कि अप्रोच किया। दयारा बुग्याल का कहानी आपको पता है, वो पेपर आया है, साइंटिफिक पेपर टाइमली आया है। उसने आपको बल दिया जब आपने दयारा बुग्याल के रॉ पे को रोका गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राइट टाइम इन राइट प्लेस पर अगर हम खड़े होते हैं तो ये संभावना बनती है। सुखी टॉप का सवाल जहां खड़ा होता है, तो सुखी टॉप पे जहां तक बात है कि वो स्थिति आपने सही की कि जोशीमठ की है। अब जोशीमठ में कॉन्ट्राडिक्शन देखिए क्या हो रहा है कि जोशीमठ वाले लोग हमसे कह रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण जो हो, हमसे तो नहीं कह रहे, सरकार से कह रहे हो, रोड का जो चौड़ीकरण हो वो जोशीमठ के थ्रू जाए। यहाँ तक उन्होंने हमारी मीटिंग में कहा कि हम आपको विकल्प दे रहे हैं, जो आज का बाजार का रास्ता वहां से नहीं उसके नीचे से हम लेके जाएंगे। एक तरफ तो जोशीमठ धस रहा है, दूसरी तरफ रोड को चौड़ीकरण करने की बात कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास है। अब आपको ना कि ये आपकी मतलब मैं समझ नहीं पाता बैलेंस आप कैसे करेंगे इसमें। सुखी टॉप का सवाल जहां तक है, हेमंत भाई भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने काफी इसको आर्गुमेंट भी किया है। सुखी टॉप को अगर हम वाइडन करेंगे और टनल को बाईपास कर दे, ना करने दें, तो सुखी टॉप को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, ये मेरा मानना है। हमने ये सुझाव दिया था कि सुखी टॉप के टो पे आप कुछ ना करें, उससे पहले अगर आप उसको बाईपास लेते हैं। और दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि आपके पास में झाला जांगला का जो सेक्टर है, जहां पे करीब 6-7 हजार पेड़ छपे हुए हैं राइट ऑफ वे तक, जो 24 मीटर तक, अभी भी मैं उसको देख के आया हूँ, उसको हम बचा सकते हैं कि उसको छेड़छाड़ न करें। तो ये बात हम कह सकते हैं, मैं उसको, हम उसमें काम भी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि झाला जंगला का जो फॉरेस्ट है वो न केवल स्लोप को रोकता है, बल्कि ध्यान दीजिएगा वो एवलांच को रोकता है। उतने सारे एवलांच के चूट्स वहां से क्रिएट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर मैंने जंगल काट दिया, रोड चौड़ी भी कर दी, रोड सस्टेनेबल नहीं होगी। लेकिन हमको इसको वक्त के साथ कहना पड़ेगा। जब हमारे हाथ से निकल जाए उसके बाद नीचे से, आज 70% प्लस तो रोड हमारी चौड़ी हो चुकी है, हम क्या रिट्रीव करेंगे अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ इंटरवेंशन हमारा टाइमली होता है, जो मैं एग्जाम्पल आपका दायरा का इसलिए जरा, जो पेपर इनका अभी छपा है करंट साइंस में, आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, उसने आपको थोड़ा बहुत बल तो दिया होगा कि कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट था और टाइमली था। वो हमको करना पड़ेगा इन सब समस्याओं को लेते हुए। जोशीमठ हाथ से नहीं गया है, मैं नहीं कर रहा हूँ चला गया है, लेकिन जोशीमठ में जो उसने कहा अभी कि इसकी एक इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं है जिससे हमको गला पकड़ सके। वो कहेंगे तुम सतही बातें कर रहे हो, सही बातें कर रहे हो, आप वही बात करो जो मिश्रा कमेटी ने 1976 में कहा था। आपने नया कहा क्या कहा? तो अगर जब तक हम नयापन नहीं लेके आएंगे और उसको साइंटिफिकली रिगरस नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसको नहीं कर सकते। और ऐसा, थैंक यू सो मच। मेरे बस बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये, जो कि अभी कुछ समय पहले अतुल सती जी से भी बात हो रही थी और तमाम लोगों से मेरी बातचीत चली रही है लगातार इस मामले को लेकर के। एक बात जो बार बार आती है सामने, वो ये है कि कई बार कहा जाता है कि उत्तरकाशी त्यूणी से लेकर के मुंशियारी तक जो बेल्ट है वो हाईली अनस्टेबल है और क्रीप कर रही है, सब्सिडेंस भी बराबर हो रहा है। और फिर ये भी समझ में आता है क्योंकि उससे ऊपर की जितना भी क्षेत्र है वो मोरेन है, वो पैराग्लेशियल सेडिमेंट्स है।
उसके ऊपर ग्लेशियर्स आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी रिसीड कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे हैं। तो सर ये बातें कितनी सत्य हैं, और अगर सत्य हैं तो नीचे डाउनस्ट्रीम में या उस पूरे क्षेत्र में, परिक्षेत्र में क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं फ्यूचर के लिए? उनको मैं समझता हूँ कि वो सुबह दे सकते इसका जवाब, कि उसका पास ये प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, पैराग्लिसिल का। कैन यू टेक इट अप? यस सर। ओके सर। आयुष, आपने बोला कि कितनी बातें सच हैं, कुछ तो आपको इसको क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। तो ग्लेशियर्स, पैराग्लेशियल सेडिमेंट्स, मोरेन्स, ये तो आपको दिखने में वहां दिख ही जाएंगे, वो तो हैं यथावत। और जहां तक पैराग्लेशियल जोन्स का सवाल है, हम मतलब मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उन एरियाज पे, खासकर हिमालय में हम फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्चुअली कुछ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमको बहुत सेक्लूडेड से इंसिडेंसेस मिलते हैं, जो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आपका ये ऋषिगंगा वाला इवेंट हुआ है, या फिर लद्दाख हिमालय में भी थोड़ा सा मैंने काम किया, कुछ वहाँ पे भी ग्लोव्स हुए हैं। तो इस ढंग की छोटी छोटी स्टडीज हैं जिसमें हमको एक छोटी सी विंडो मिलती है देखने के लिए कि जो तबाही मचती है बहुत ज़्यादा, या फिर 2013 का इसका एग्जाम्पल है, जैसे उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि जो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन होती है सेडिमेंट्स की, वो जो आप पैराग्लेशियल जोन की बात कर रहे हैं, जो बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जो हमारे हिमनद हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो जियोलॉजिकल पास्ट की हम बात करते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किए हैं, और जब वो एक्सपैंड करते हैं ग्लेशियर्स को, हम मानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट इरोसिव एजेंट्स हैं। मतलब वो ज़मीन को, घाटियों को, उसका जो बेसमेंट है उसको बहुत अच्छे से वो इरोड करते हैं, बहुत मलबा जनरेट करते हैं। और वो जब अब ग्लेशियर नेचुरली भी पीछे जाते हैं तो उस नेचुरल प्रोसेस में जो पीछे गए हैं तो सेडिमेंट छोड़ दिया, जिसको आयुष पैराग्लेशियल जोन की बात कर रहे हैं। इन घाटियों में बहुत ज्यादा मलबा जो है, आप ये समझिए डंप हो रखा है ग्लेशियर्स के द्वारा, और जैसे ही थोड़ा सा इसको ट्रिगर मिलता है, जैसे ये आपका बहुत बारिश हो जाना जो 2013 में हुई, या फिर जो ऋषिगंगा का डिजास्टर था, वो तो मतलब जियोलॉजिकल टर्म्स में कोई बड़ा ट्रिगर भी नहीं था उसका, वो एक रॉक एवलांच हुआ है, और उसके बाद जो नीचे मलबा पड़ा था उसको उसने मोबिलाइज किया। तो थ्रेट तो रियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। ज्यादा रियलिस्टिक इसलिए भी है क्योंकि हम बार बार क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। वैज्ञानिकों के पास अभी भी जो क्या इसका पैटर्न होने वाला है, एबनॉर्मल रेनफॉल कब हो जाएगी, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रिडिक्शन नहीं है। सच वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और साथ में जैसे एवलांचेस की हमने घटनाएं देखी अभी पिछले साल, आपकी घिरती में है, सियाचिन में हुई हैं, बहुत सारे जो ये छोटे छोटे नाले हिमाचल में भी एक्टिवेट हुए हैं, इतने कि उन्होंने छोटे छोटे कस्बे, गांव सब उसने मलबे में दबा दिए एक तरीके से। तो ये चीजें डेफिनेटली एक हमें मालूम है कि ये बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। मेरे समझ के मुताबिक हमको बेस्ट तरीका तो है कि पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी पड़ेगी इस टेरेन के बारे में, खासकर क्योंकि हम थोड़ा बहुत जो इस पे काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग या स्टूडेंट्स हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग तो जनरेट करके दें लोगों को कि इसमें है क्या, हो क्या रहा है, प्रोसेसेस क्या है। और जब तक हम नहीं समझते हैं कि ये टेरेन कैसे बिहेव करती है, तो मिनिमम छेड़छाड़ वाला मॉडल मेरे हिसाब से तब तक बेस्ट है। और जहां भी हमें इस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है लार्ज स्केल पे, चाहे रोड वाइडनिंग है, हाइड्रो पावर्स है, उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव जिसकी बार बार लोग बात कर रहे हैं, वो भी समझदारी के साथ। ये नहीं कि आप ब्लैंकली किसी इलाके में घुसो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, और आप एक जो मॉडल चला आ रहा है उसी को आप वहां पे ऊपर से सुपर इम्पोज कर दो उस टेरेन के ऊपर, तो वो सस्टेन ही नहीं करेगा कभी भी। तो जिस इलाके की आप बात कर रहे हो वो अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज्यादा। उसमें आप ये समझ लो कि पूरी तरीके से बारूद भरा हुआ है सेडिमेंट की फॉर्म में। आपको ट्रिगर देखने को जरूर मिलेंगे भविष्य में, क्योंकि जिस तरीके का हमारे पास एबनॉर्मल रेनफॉल इवेंट्स हैं या एबनॉर्मल ये जो घटनाएं हैं, पर्माफ्रॉस्ट की हम बात करते हैं, जो जमी हुई जमीन है उसके पिघलने की बात टेम्परेचर राइज से होती है, ये सब अनप्रेडिक्टेबल ट्रिगर्स है हमारे लिए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये डिजास्टर को डेफिनेटली जन्म देंगी, और अगर हम उनका रास्ता रोकेंगे ऐसे डिजास्टर्स का, जैसे हम इसकी बात करते हैं, बांधों की बात करते हैं, रेजर्वॉयर्स की बात करते हैं, वो एम्पलीफाई करता है, उसका ब्लॉक कर दिया उसने, आपने उसका रास्ता रोक दिया, पीछे आर्टिफिशियली वो इकट्ठा होते होते और स्ट्रेंथ गेन करके और तबाही मचाता है।
तो ये थ्रेट तो रियल है बट अनप्रिडिक्टेबल है अभी मेरी समझ से। ओके, सो अगर ये अनप्रिडिक्टेबल है और हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी जांच पड़ताल, बहुत सारा डेटा जो है अभी हम लाक करते हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, और फिर भी हमें ये पता है, जैसे आपने कहा शुरुआत में, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो जब हमें ये सारी स्थितियां समझ में आ रही हैं फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, तो ऐसे में आम समाज, जो आम जन है, even they are coming from, people sitting here right now, what do you suggest them as general individuals and general citizens to take up, कि क्या कर सकते हैं वो लोग अपने स्तर पे? अगर मैं खुद हिमाचल की हूँ, अगर मैं एज अ सिटीजन इसकी बात करूँ तो शायद अगर मैं ऐसे एरिया में रह रही हूँ और कुछ भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अगर आता है तो मैं तो उसकी चर्चा जरूर करूंगी, एटलीस्ट अपने गांव में एक सहमति बनाऊंगी। अगर मेरे यहाँ सड़क बन रही है, 24 मीटर चौड़ी हो रही है, क्या वो सस्टेनेबल है? जैसे कि अभी कोई कह रहे थे कि जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं अपनी जमीन को, कहाँ कमजोर है, कहाँ पक्की है। तो कम से कम एक लॉजिकल साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट वो लोग दे सकते हैं, क्या उस चीज की उन्हें जरूरत है। अपना एक्सपीरियंस वो लोग शेयर कर सकते हैं, सरकारों तक बात पहुंचा सकते हैं। और एक मत होना भी जरूरी है उस चीज में। जैसे नवीन सर भी एग्जांपल दे रहे थे जोशीमठ टाउन का भी, कि वहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आप बोल रहे हो कि नहीं हमें तो इसी जो धस रही जमीन है उसी को आप चौड़ा कर दो, अगर वो चीज ही लोकल लोग बोलने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी मॉडल्स चल रहे हैं हमारे कॉल डेवलपमेंट के, उनको रोकना या फिर उसका ऑल्टरनेटिव खोजना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो ऑल्टरनेटिव है, हमको सभी को डेवलपमेंट चाहिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर पुश करना एक तरीके से सिस्टम को, वो मुश्किल हो जाएगा आई थिंक। तो आई थिंक हम लोगों के लिए अवेयरनेस और थोड़ा सा एक मत होके काम करना, और उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हमारे पास हाथ में हथियार भी होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ही दे सकती है। Thank you so much, ma'am. Now I think we have covered most of the topics and have tried to get into a deeper dive. Ramin sir, thank you so much. Hemant bhai, thank you. Malika didi, Shubhra ma'am. Agne, you had one question, last question. If you don't have any questions, then I'll go towards the conclusion. I have one question, please, if yes, I may. Please. मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई एक ऐसा मॉडल ऑलरेडी है या ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन है या जो जो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से डेवलपमेंट हो, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन सारे हों, उसके अंदर कौन से चेक्स और बैलेंसेस देखने हैं वो हो, जिसके अंदर कहाँ कहाँ से क्लियरेंसेस होनी चाहिए किसी भी काम के लिए वो हो, क्या ऐसा कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बना हुआ है? या अगर नहीं, अगर बना हुआ है तो अगर कोई प्लीज मेरे साथ शेयर कर दें क्योंकि मैं देखना चाहूंगा। और अगर नहीं बना हुआ तो क्या हम ऐसी चीज के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम एक बहुत ही सटीक सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट करें एक्सपर्ट्स के साथ, जो कि कहा जाए सरकार को कि आप इस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, तब जाके यहाँ पे जो है ये आपदा और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये घटेंगी। नहीं तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं जिस तरीके से काम चल रहा है। That's my question. But Agni, as I was saying, I would just add to this point. I'm sorry, just 1 second. In Bhagirathi eco-sensitive zone notification hai. That was the point that I was trying to make earlier. That the only document that we have till date is Bhagirathi ESZ notification, which was meant with the idea, which was made with the idea that sustainable development in so and so place is going to happen. However, till date, that has not been implemented. आज तक भागीरथी ESZ नोटिफिकेशन का एक अक्षर भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज भी जितने भी लोग ऑन ग्राउंड हैं वो उन्हीं वायलेशंस को और उस नोटिफिकेशन के वायलेशंस को रोकने में ही अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। और वहाँ पे जो पॉजिटिव सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि आपको ऑल्टरनेटिव्स मैं थोड़े से सजेस्ट कर दूं, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, बड़े मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अगर हम इसको कट करके माइक्रो हाइडल करें और लोकल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के हिसाब से चलें और लोकलाइज प्रोडक्शन रखें, या जो लोकल आपके अवेलेबिलिटी है उसी से हम पावर जनरेट करें, ये एक मॉडल, एक सोच थी। सोलर है,
इसमें फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, फिर उसमें आता है कि आप किस तरीके से रेगुलेटेड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर यूज करें, क्योंकि ये सीस्मिक सेंसिटिव जोन्स हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से घरों को बनाएं, ताकि वो अगर आपका अर्थक्वेक या इस तरीके की अगर कोई भी घटना है जो यहाँ पे ऑलरेडी दे आर प्रोन टू इट, उसमें आपके घर ढहे नहीं। इस तरीके की जैसे आप क्रैक्स अभी इन सीमेंटेड घरों में दिख रहे हैं, हमारे वो ट्रेडिशनल जो पुराने घर हैं जो आपको पहाड़ों में दिखेंगे, उसमें आप उसकी स्टेबिलिटी इससे कई गुना ज्यादा होती है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी बताई गई हैं, सजेस्ट करी गई हैं, बट नन ऑफ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड। सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, सिमिलर थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जी। तो मैम ऐसी चीजों को अगर जैसे आपने कहा ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तो आयुष ने मेरे साथ शेयर करा था, आई वेंट थ्रू इट आल्सो एंड इट साउंडेड ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो अगर हम इस चीज को पुश करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द वे कि हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाएं, बिकॉज द एक्सपर्टीज इज देयर, द नॉलेज इज देयर एंड इट्स हाई टाइम दीस थिंग्स गेट इम्प्लीमेंटेड। व्हाट I कैन वी mean, डू? Agne, there are court cases running right now. People have written about it. Literally, we people are fighting on the ground. आप लोगों से यहाँ पे जो इन लोगों ने भी जो सुखी टॉप के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, हम एक एक प्रोजेक्ट को हमें लड़ना पड़ रहा है कि 4 धाम परियोजना अभी आप इस गंगोत्री घाटी में लेकर आ रहे हैं, अनसस्टेनेबल आप रोड वाइडनिंग और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने का एक ही तरीका है कि जैसे शुभ्रा जी भी कह रहे थे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो हम देख रहे हैं जोशीमठ में, अगर वो हम भागीरथी में नहीं देखना चाहते हैं और नहीं हम लोगों को सड़क पे उतारना चाहते हैं, इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन इज द ओनली वे आउट। इफ यू गाइज कैन राइट अबाउट इट, इफ यू कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट अबाउट इट, देन दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। स्पेशली गढ़वाल और ये जो पूरा सबसे सेंसिटिव ये जो गंगा बेसिन है, इसकी मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड में। तो ये जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसमें पूरे गंगा बेसिन में। और दूसरी बात आती है, हमने अभी तक तो बात ही नहीं रखी है कि ये कल्चरली कितने सेंसिटिव एरियाज हैं। ये कल्चरल सेंसिटिविटी जो है क्षेत्रों की, वो तो हम बिल्कुल ही दरकिनार करें हैं। अब आई वुड रिक्वेस्ट हेमंत टू एक्चुअली स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट दिस। हम पूरा मठ खो रहे हैं, जोशी मठ जो जा रहा है, ये जोशी मठ जा रहा है हमारा। आप ये जो हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे हम पुराने इतिहास जो है हमारे, आप आज हटवाल जी यहाँ पर बैठे हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है जो हाट गांव में है, उसको मग डंपिंग साइट बनाया हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने। क्या है ये? आई मीन दिस इज रिडिकुलस, दिस काइंड ऑफ मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये कहीं से भी विकास नहीं है। तो सस्टेनेबल आइडियाज हैं ऑलरेडी, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है। और वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं? क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ा पैसा है और छोटे प्रोजेक्ट्स में लोगों की रक्षा है, लोगों का रख रखाव है, बट उसमें पैसा नहीं है। तो वो एक चीज है दैट करप्शन बेसिकली टेक्स ओवर। इट इज वेरी एविडेंट नाउ एंड देयरफॉर देयर इज सो मच ऑफ एन इशू, इवन एट अ कमिटी लेवल इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये मल्टी फैक्टोरल इशू है एक्चुअली में। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात कही जाए तो आई थिंक दैट वी हैव अ ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन बिटवीन अस। वी शुड प्रेस द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस। अगर एक जगह पर भी हमारे पास ब्लूप्रिंट रहेगा तो हम हमेशा से बोल सकते हैं कि हिमालय में इस तरीके का विकास सस्टेनेबल है। हेमंत भाई, आप ऐड करना चाहेंगे? हम ये कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर तो वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं और हित की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये चीजें जिसको इम्प्लीमेंट करनी है, अगर वह आमादा है, और जैसा कि आमादा रहता है, तो आप क्या करेंगे? वह तो आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। मानना तो अलग की बात है, उसने जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया। बर्बाद होना है, हो जाए, पूरा देश बर्बाद हो जाए। हम तो अपने प्रोजेक्ट हम पूरी करेंगे, चौड़ी चौड़ी सड़क करेंगे, लग्जरी गाड़ियां ले जाएंगे, एक साथ हम अपना पूरा देश विदेश के अपना सारे लोगों को जोशीमठ पहुंचा देंगे। अब आप क्या करेंगे ये आप बताइए। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेंगे। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो आनंद जी ने कहा एकदम कटु सत्य बोला कि हम कितनी भी बातें करते रहें, वो अपना बुलडोजर चला देते हैं और हम अब माइनॉरिटी में बैठ के रह जाते हैं। सब यही तो सवाल हो रहा है ना
कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम तो माइनॉरिटी में हैं। वही तो कहने लगा कि उसको दबाव हम कैसे डालें उनके ऊपर, किस ढंग से दबाव डाला जाए। हम माइनॉरिटी में नहीं है, आज की तारीख में भी हम बहुमत में हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कि एकाएक हमको रात के 8 बजे इल्हाम हो गया कि नोटबंदी हो जानी चाहिए, तो आज 12 बजे नोटबंदी हो जाएगी। आपकी सारी प्रोसेसिंग सारी सब कुछ है, और 6 साल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट अपना आपको 1 के अनुपात में 4 के जज से फैसला दे देगा कि नहीं कि ये मामला तो बहुत ठीक था। ऐसी हालत में जब आपका सत्ताधारी जिसको करना है, जिसके पास सारी शक्ति आपने दे दी है, वह जो डिसाइड कर दिया कि उसको करना ही है, देश बर्बाद हो जाए, जोशीमठ ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, अपना पूरा हिमालय खत्म हो जाए, वो तो फिर अब आप क्या करेंगे, आप ही बताइए। नहीं, मैंने माइनॉरिटी का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि माइनॉरिटी में साइंटिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा था। जैसे देखिए, एक सवाल खड़ा होता है कि मल्लिका जी ने इको सेंसिटिव जोन की बात करी। जब ये लड़ाई चल रही थी, उस वक्त मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, वाई ओनली भागीरथी। 125 किलोमीटर ये जो भी लंबाई है फ्रॉम द ग्लेशियर टू उत्तरकाशी तक, इसको आपने इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया क्योंकि माँ गंगा वहां से निकलती है। भैया, तो अलकनंदा ने क्या आपका बिगाड़ा है? आपने काली ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने धौली ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली ये सब नदियों का जो क्षेत्र, जो कि अभी सुबह कह रही थी, ये इलाका वही है जो पैराग्लेशियल का जोन है। ये तो हम साइंटिफिक अमली जामा दे रहे हैं उसको। ये पूरी नदियां जो हैं इस 100-150 किलोमीटर तक लेकर के, इनको आपको नहीं छेड़ना है किसी भी अतिक्रमण के द्वारा। ये बात कही गई, ठीक है। भागीरथी से बात उठी। अब किसी सज्जन ने ये पूछा था कि मुझे अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करना पड़े तो मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा अभी भी आप भागीरथी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि अभी भी भागीरथी में इंटरमीडिएट रोड है, जो कि जितनी भी त्रासदियां हुई हैं उसने उसको झेला है। हमारे पास मानक है। फिर आनंद जी, आपकी बात पर आता हूं, वो मानक होने के बावजूद भी उन्होंने कहा हम नहीं मानते इसको, तो हम करें तो क्या करें? तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मेरे पास नहीं है इसका जवाब। मैं करूं तो क्या करूं? जो मैंने आपके शो में कहा था कि मेरे पास एक ही जवाब दिखता है कि हमको सड़क पे आना ही पड़ेगा। वो जो ना संसद से सड़क तक वाली जो 2 मील की बातें हैं, वही मेरे दिमाग में आती है। साहब, हम नहीं सड़क पे उतरेंगे। सुशीला भंडारी जी भी यहाँ बैठी हुई है, मैं उनको भी देख रहा हूँ कि उन्होंने भी भयानक लड़ाई लड़ी वहां पे मंदाकिनी घाटी में। क्या नहीं किया, क्या नहीं झेला इन्होंने। उसके बावजूद क्या हुआ? हम क्या रोक पाए उसको? जेपी के कंस्ट्रक्टर नहीं रोक पाए। इतनी त्रासदी के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर सके। तो ये नकारात्मक मेरा एटीट्यूड नहीं है, तो ये सच्चाई है। तो जवाब मैं भी खोज रहा हूँ, जैसे आप जवाब खोज रहे हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं हिमालय को लेकर। उनके लिए कुछ नहीं पड़ा है। देखिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है, जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूँ, येलो साइलेंट वैली के बाद में ये एक यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज वालों ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। उसके बावजूद भी आपने बैराज अंदर उसके बफर जोन में बना दिया। और आम लाता का रेणी का गांव वाला अगर बफर में घुसता तो उसके बाद पेट्रोल जो होता है फॉरेस्ट उसको अरेस्ट कर देता है। तो आपके तो हेमकुंड साहब में हेलीपैड बना रहे हैं, आपने तो पूरा नंदा देवी पार्क के अंदर बना दिया है। तो आपके सवाल का आपका एकदम सही सवाल है। ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। माइनॉरिटी का शब्द मैंने इसलिए लिया था कि वैज्ञानिकों की बात को तो वो कारपेट पे फेंक देते हैं, बहुत हो गया विज्ञान, अब विज्ञान से नहीं चलने वाला, सब जमीन पे उतरना पड़ेगा आपको, जो अतुल भाई कर रहा है। वैज्ञानिकों की बात, तर्कसंगत लोग समझते हैं, राजनीति की बात राजनीतिक लोग समझेंगे। ये तो अपराधी तत्व हैं, ये अपराध की भाषा समझते हैं। इनके लिए उस स्तर पर उतरना होगा कि हम इनको कैसे हम रोकेंगे। चिपको आंदोलन या मतलब वो सारी चीजें भी सर सॉरी, हमारे पास थोड़ा समय की कमी है, और क्योंकि ये सवाल अनंत है, ये इसका जवाब तो लगभग मुझे लगता है हर व्यक्ति जो इस पीड़ा को समझ रहा है वो खोजने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग सभी उसकी तरफ कोशिश भी कर रहे हैं, होपफुल है कि कुछ कर पाएंगे। मैं चाहूंगा हेमंत भाई, सर मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा कंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये फिर लंबा किस्सा चला जाएगा। हेमंत भाई, आप अपनी बात रखें, और फिर दिनेश भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जस्ट ये बोलना चाहता हूँ, अभी नवीन जी बोला जमीन पे उतरना चाहिए, यही सोल्यूशन है। क्योंकि कोर्ट और सरकार दोनों इंस्टीट्यूशन सुनेगा नहीं, तो आम लोगों की वो जमीन पे उधर के, अभी जोशीमठ में जो घटना हो गया उसी में हम शामिल करना होना चाहिए। एक संस्था बनके जोशीमठ में जाके लोगों के साथ मिलके उसमें क्या क्या हमको कर सकता वो करना है, उसके ऊपर एक संस्था बनके हमको पावर होना चाहिए।
जो उधर का लोगों को पावर हाथ में होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल काम नहीं हो जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद। हेमंत भाई, आप प्लीज अपनी बात रखें और फिर हम लोग अंत की ओर चलेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। और हाँ, मैं बस 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दूंगा। देखिए, जमीन पर कौन उतरेगा, क्योंकि पर्यावरण आज किसी के लिए, आज भी भारत में या विश्व में पर्यावरण मुद्दा नहीं है आम जनता के लिए। आज आप जरा नेशनल टीवी, हम लोग यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं, नेशनल टीवी की डिबेट्स देखिए। राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती, टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं, पठान मूवी में कैसे सेफ्रॉन कपड़े पहने, ये और हिंदू मुस्लिम, यही तो चल रहा है। तिवारी जी, क्या चल रहा है आपके नेशनल टीवी? ठीक है, तो आज भी जो डिबेट है वो ये है। पर्यावरण, जोशीमठ क्या जानते नहीं थे? अब जब लोग, वही जोशीमठ के लोग हैं, आज उन्होंने बाध्य कर दिया कि बंद करो ये सारा चारधाम का काम भी और टनल निर्माण का काम भी। लेकिन वही थे जब जुयाल जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी जब 80 के दशक में अलग जगाने लगे थे, तो इनको चीन का एजेंट बताने वाले और सब ये करने वाले प्रोजेक्ट के लिए वही लोग समर्थन में भी करते। तो पर्यावरण की पहले और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समझ ही कितने लोगों को है? आप हम जैसे लोग 1% में भी नहीं है, 0.1% में है। तो सड़क पर उतरने की बात तो बहुत दूर, सड़क पर वो उतरेगा जब बिल्कुल सिर पर आ उठेगी। आज जोशीमठ उतर रहे हैं क्योंकि घर धंसने लगे हैं, बिल्कुल पानी गले से ऊपर उतर गया तो फिर झक मार के भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो मैं इसको आंदोलन नहीं बोलता हूं, इसको केवल प्रतिक्रिया बोलता हूं। ये प्रतिक्रिया है, ये कोई विचारात्मक आंदोलन नहीं है, अभियान नहीं है। इसलिए केवल चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो दूरदर्शी हैं, जो समझते हैं और सोच विचार जिनको झकझोरता है ऐसी गतिविधि। नवीन जी और हमें जितना झकझोरा है इस तरीके की गतिविधियां, जोशीमठ के लोगों को नहीं झकझोरी। उनके नाक के नीचे होने वाली ये गतिविधियां, वो कह तो रहे थे कि सड़क यहां से बना दे कर दे, और हम उस समय भी बात कर रहे थे, हमने कहा 1 वे रखेंगे, किस जंग से जाए, कितना चौड़ा रहे, वो विचार नहीं झकझोरता है। हाँ, अब बात यह है कि कैसे किया जाए, तो इस पर बात यह है कि टाइमली इंटरवेंशन। देखिए, भागीरथी में भी, यहाँ भी 3 बहुत बड़े बड़े बांध 2010 में थे, सब बंद हुए ना। अगर हम सही एक अप्रोच रखें, उस विचार को गहराएं, विचार और उसकी शक्ति और उसके संकल्प को सीमित ना रखें और समय से इंटरवेंशन करें, तो हो सकता है निश्चित रूप से। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन तो हम बचा पाए, भले इसके ऊपर अभी संकट मंडरा रहा है कि 4 धाम चौड़ीकरण में वो उसी ढंग से बुलडोज करने के उसमें जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके द्वार पर हमने कुछ ना कुछ पैर जमाए हुए हैं और ये आस है कि एक सही दिशा हम की तरफ हम उसे धकेल देंगे। इसीलिए मैं अपने उत्तरकाशी के मित्रों को भी बोल रहा हूं कि एक सही राय पर हम आए। अगर बटे रहेंगे तो उसी का लाभ लेकर ये जो है इस तरीके की अंधाधुंध गतिविधियां चली बढ़ती जाएंगी। तो अगर हम सही समय से इंटरवेंशन करें, साइंटिफिकली साउंड है और वो है ही, आज तो सारा विज्ञान इसी चीज की गवाही दे रहा है, तो ये काम हो सकते हैं। और जो बात अभी डेवलपमेंटल मॉडल के ऊपर ये बात कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर इसीलिए हम इतना जूझ रहे हैं, जिसको लेकर नवीन जी भी उस कमिटी में हैं, भारत सरकार ने वो किया कि इसका एक सही मास्टर प्लान बने। लगाइए 10 साल से ऊपर हो गया आज नोटिफिकेशन को, इसका सही मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जबकि प्रोविजंस पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस में है कि कौन सी गतिविधियां प्रोहिबिटेड हो, कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेटेड हो, कौन सी एक्टिविटीज प्रमोटेड हो। यही तो 3 कैटेगराइजेशन चाहिए आपको हर जगह। हिमालय में आपके पास 3 गतिविधियों का कैटेगराइजेशन हो गया, उसके हिसाब से मास्टर प्लान बनाइए, पर 10 साल में ये नहीं हो पा रहा है अभी तक, और उसके लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए मैं नवीन जी को भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमने खुद अपनी 2014 की वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी में ये रिकमेंडेशंस हमारी है कि एज पर द भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, the entire Himalayan river valley should be declared as in eco-sensitive zone. Yes, I agree. Right from the glacier to 100 kilometers downstream of the glacier as a crow flies. हम लोगों ने तो ये recommendations उसी समय दे दी थी कि सारी घाटियों को उस ढंग से होना चाहिए, और आज समय है। वो 2014 की एक recommendations को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पता चलता है कि हमने ये फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हमने ऑलरेडी देके रखा है, बस इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो वही है, जितने सब लोगों का सहयोग मिलेगा, जुडिशरी, मीडिया, हमारे समाज के और जो जागरूक ग्रुप हैं, तो चीजें बढ़ेंगी चीजें। और हम लोगों को तो पॉजिटिव रहना ही है, अपनी तरफ से अपने स्तर से अपना काम करना है, वही हम कर सकते हैं। आपने वैज्ञानिक क्यों छोड़ दिए? वैज्ञानिक क्यों छोड़ दिया वो तो आप हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तभी ईमानदारी से काम कर पाएंगे जब ये इन लोगों का और सपोर्ट रहेगा। वैज्ञानिकों को हमने खूब झेल लिया है। ठीक है आप। हेमंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर,
शुभ्रा मैम, मौली दीदी, हमारे त्रिलोचन भाई साहब और तमाम सभी साथी, मीता दीदी, आप सभी जो जुड़े, आप लोगों ने इतना समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय ये भी है कि आप लोग थोड़ा सा, हम लोग अपने आप चिंता भी करें, चिंतित भी हों, और साथ ही साथ हम लोग ये सोचने की कोशिश करें कि भाई कौन वो लोग हैं जो इन चीजों को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जुड़ें, उनसे समझें और तमाम एक साथ एकजुट होकर के इस परेशानी के निवारण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं एक और अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम लोग एडिट करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोगों के साथ लिंक साझा किया जाएगा, आप लोग देखें और जो और गहराई से इसका अध्ययन करना चाहते हैं वो करें। और कोई साथी किसी और के कोई और डिटेल अध्ययन में अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है, कोई साथ में मिलके इसको काम को आगे ले जाना चाहता है, हमें हमेशा लोगों की, साथियों की जरूरत रहती है, तो संपर्क करें, हिचकिचाएं नहीं। किसी भी सवाल को पूछना हो, किसी से मदद लेनी हो तो प्लीज आप रीच आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। Thanks Ayush for this. Thanks for moderating this forum. Thanks. Thank you, Ayush. धन्यवाद। हमेशा लोगों की, साथियों की जरूरत रहती है, तो संपर्क करें, हिचकिचाएं नहीं। किसी भी सवाल को पूछना हो, किसी से मदद लेनी हो तो प्लीज आप रीच आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। Thanks Ayush for this. Thanks for moderating this forum. Thanks. Thank you, Ayush.